अगर आपको पढ़ा नहीं जा रहा है तो यू कीप योर फोन। Good morning, everyone. Namaskar. Namaskar. Hello, everybody. My sincere apologies ki because of some technical glitches, I've been a little late. थोड़ा last minute में like always something happened to my laptop, तो मेरे को दूसरा laptop में change करना पड़ा. I would just so now coming back, I'm really sorry about the delay. Let's quickly start on to our proceedings. Is everybody able to hear my word? सबको आवाज आ रही है? If yeah, all right. So सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा फिर से. I would like to thank Ministry of Youth Affairs and Sports Authority of India for getting me an opportunity to come and speak to you guys. आप सबसे आके बात करने का एक मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. I hope everybody is doing fine and safe. मेरा आज का टॉपिक इंजरी प्रिवेंशन इन स्पोर्ट्स है. It's a very extensive topic. बहुत रिसर्च हुआ है इसके बारे में. There's enough of data in this world now at this point of time. But सबसे conclusive data और सबसे important data जो important information है, जितना short way में, जितना easier way में आज आपको समझा सकूंगा, मैं कोशिश करूंगा. There are a couple of considerations like anything else. जैसे मैंने बताया, I'm speaking on evidence base. So I would like to acknowledge F-Mark FIFA Diploma Program because I've taken some data from there. I would like to acknowledge International Sports Committee's Medical Commission. I've taken some data from there. And I would like to thank Physiopedia. I've taken some data from there. I would also like to put a disclaimer. I have no conflict of interest in this topic, and certain organizations and athletes which I'm going to use in my talk would be only as a part of educational purpose. So disclaimer ये है कि मेरा इस talk के पीछे कोई of interest नहीं है. जिन एथलीट्स का या कुछ ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाओं का नाम मैं लूंगा, that will be purely for educational reasons. So without wasting much time, let's get going the topic. सबसे अगर 5 पॉइंट अगर आप लेके जाना चाहते हैं from the topic. First, injuries are real and they are not luck. मतलब इंजरी सच में इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है स्पोर्ट्स का. इंजरीज होती हैं एंड दे आर नॉट जस्ट बैड लक. उसका रीजन होता है. थिंग्स मच ऑफ दे कैन बी प्रिवेंटेड एंड इफ प्रिवेंटेड जो हम कर सकते हैं, अगर हम प्रिवेंट तो उनको 100% हैं, उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब इंजरी होगा या इंजरी होगा. थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, athletes are extremely important component of this thing. मतलब कोच और एथलीट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें तो जब तक इंजरी प्रिवेंशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कोच को अडॉप्ट करना है अपने सिस्टम में पूरे तरीके से. फोर इज अ कंटिन्यू. ये एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस है. मतलब आज स्टार्ट किया तो डिपेंडिंग अपॉन गेम्स, डिपेंडिंग अपॉन गेम्स गेटिंग फास्टर, डिपेंडिंग अपॉन एथलीट्स बिकमिंग बेटर, थिंग्स विल चेंज. जैसा हमारा साइंस उस स्पोर्ट के बारे में है, वो स्पोर्ट उसके बारे में. इंजरी का पॉइंट या स्पोर्ट का जो एस्पेक्ट है या एक्सटेंट है, वो खाली फिजिकल पार्ट नहीं होता है, खाली फिजिकल एलिमेंट नहीं है उसमें इन्वॉल्व. फिजिकल, साइकोसोशियल एज वेल एज का. अगर को या किसी एक एथलीट को इंजरी होता है तो उसमें फिजिकल, सोशल, इमोशनल होने के साथ साथ फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी उसमें इंपॉर्टेंट है. उस चीज का सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ता है, उसका क्या वो है पॉइंट है. तो ये 5 इंपॉर्टेंट इशू बात करूंगा. कोई भी चीज हम जब उसका एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है, so लर्निंग आउटकम क्या है, क्या सीखा, मैं आपको बताऊंगा. सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंजरी प्रिवेंशन प्रिंसिपल्स है, वो गाइडलाइंस है, वो क्या है वो समझ. अवेयरनेस, मतलब इस टॉपिक के बारे में कितनी क्या जानते हैं इसके बारे में, हमारा पूरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक या हम समझ सकते हैं उस चीज को हम इस तरीके से कर, उसको लागू, उसका अनुपालन कर
करना, किस तरीके से करना है वो इम्पोर्टेंट। एफिकेसी किसी भी चीज का लाइफ में हैं वो आउटकम होना है। अगर हमने कोई एक चीज को इंट्रोड्यूस किया है सिस्टम में तो उसका आउटकम हमारे आउटपुट में कितना फर्क पड़ता है, कोई भी है वो समझ। आई वुड लाइक टू एडवोकेट, मतलब कोचेस ट्रिक होता है सबसे कोचेस सिखाना, और मेरा सबसे बड़ा एथलीट के अगर हमने अगर आपको कुछ गाइडलाइन मिला है, एथलीट को अनुशासन के साथ अनुपालन करना है। यू हैव टू, आपको अपने उसमें इसको करना है अपने डे टू डे एक्टिविटी में। ऑफ फाइनेंस मतलब इंजरी होने का, हो जाने के बाद या इंजरी के बीच में, ये दोनों के ऊपर एडवांटेज वो हम समझेंगे। अंडरस्ट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स, तो बहुत का सारा इंजरी इंट्रिंसिक फैक्टर्स होता है जिसमें हमारा फिजिकल साइकोलॉजिक, बट कई सारी चीजें में एक्सट्रिंसिक फैक्टर, मतलब हमारे शरीर के बाहर का जो सिचुएशन है, इक्विपमेंट, ये जो वो कैसे इस चीज मॉड्यूलेट करता है या अफेक्ट करता है या इस चीज के ऊपर कैसे इसका लागू होता है, वो चीज आज हम समझेंगे। देन सब अंडरस्टैंडिंग दैट यू सिग्निफिकेंट, मैं बहुत डिटेल दिया था, जो हमारा यूथ पॉपुलेशन है उसके और ज्यादा इस चीज के लिए ये बात समझना, हमारे कोचेज या स्पोर्ट्स साइंटिस्ट या आज ये बात आर इन सिग्निफिकेंट रिस्क प्रॉब्लम इज कोऑर्डिनेशन एज अ प्रायोरिटी। क्या होता है जब कोई अभी कोरोना वायरस पूरी तरह से अफेक्ट कर रहा है, तो नाउ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग गोस, अब के आगे रिसर्च करना चाहेंगे, चाहे अपनी समझ कोशिश करेंगे। तो बात कर रहा हूँ कि इंजरी जो है वो अभी हमारे नहीं, बट लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट में ओवरऑल एस्पेक्ट में, मतलब ओवरऑल वेलबींग एस्पेक्ट में लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है। सो एज एन ऑल द पॉलिसी मेकर्स, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटर्स, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आज ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ रिस्क है, ये तो हम कैसे प्रिवेंशन है इतनी इंक्लाइन टू एथलीट्स। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रोफेशनल खिलाड़ी होना है, में जो लोग भाग रहे हैं, शौकिया खेल रहे हैं, उनको भी उनका हेल्थ पर्सपेक्टिव को रखते कि वो लॉन्ग टर्म तक अपने फिजिक को या उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और के बाद दिस कैन गेट अफेक्टेड आउट ऑफ इट। ऑलराइट, नेक्स्ट आई बोला कि कुछ ट्राई टेक्निक चूज है। आई वुड लाइक टू ट्राई एंड शायद अगेन इट्स समथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी मे बी, let me get into that. Right, so let's an aspect of it. Let's do the introduction. लाखों लोग दुनिया में स्पोर्ट्स, अब जैसे मैंने बताया कि आई विल ओनली स्पीक, तो is it audible now? Is it clear now? Is it clear now? Are you able to hear me? Yeah. So look, I've tried to do something with my internet, but I think it's people being in lockdown, everybody is using too much of data. So all right, so I would go ahead. Introduction part important है. मैक्सिमम एविडेंस हमारा फुटबॉल में आया है। सो फुटबॉल इज, रिकॉर्ड से देखेंगे तो फुटबॉल इज प्लेड बाय 260 मेन एंड वुमेन। 26 लाख लोग हैं कि एक सिंगल खेलते हैं
जो दोनों इन्वॉल्व होता है. Glitches with the Instagram thing. Just a second. I'm sorry, guys. I'm reading this, but this is something showing poor control. So this has been. I will end Instagram. I will end and come back again. I'll just take one more minute to try and reconnect it in the Instagram, and then we'll come back again. I'm connecting your password. Do you want to go back here? I'll sign out. There's something serious. I don't know what's is hung now. There's something problem. I'm trying to just solve that. Hotspot. आपका लैपटॉप मेरे से कनेक्टेड है. Disconnect this. All right. So all right, I'm back. I'm sorry and sorry. Thank you so much, Facebook guys, to be patient enough. I'm back in Instagram, guys. There's some internet problem. I'm really sorry for all the glitches. I'm really sorry. I'm feeling very bad. Control. Anyways, coming back to the point, हम बात कर रहे थे. इंट्रोडक्शन ये था कि हम इंजरी प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या रीजन है उस चीज का, एंड व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोना लर्न टुडे. सो था वो हमने किया. अब इंट्रोडक्शन पॉइंट में आते हैं. जैसे मैंने बताया, मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों लोग इस दुनिया में स्पोर्ट्स खेलते हैं. सबसे ज्यादा एविडेंस अगर किसी एक स्पोर्ट में है वो फुटबॉल में है. डॉक्यूमेंटेड एविडेंस सबसे ज्यादा किसी स्पोर्ट में है वो फुटबॉल में है. सो फुटबॉल इज प्लेड बाय
मिलियन मेन एंड वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब अगर दुनिया में 26 करोड़ 50 लाख लोग फुटबॉल मेन एंड वुमेन दोनों खेलते हैं, राइट। और इंजरीज, और इस जब अगर आप सिर्फ एक फुटबॉल का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो जो अगर आप देखेंगे 80% ऑफ इंजरीज अकर इन प्लेयर अंडर एज ऑफ 24। सो एक अकेले गेम ऑफ फुटबॉल अगर लेंगे तो 24 साल की उम्र से नीचे लोग 80% लोग इंजरी जो होती है वो 24 साल से नीचे होता है। रीजन ये भी हो सकता है कि मैक्सिमम पीपल आर प्लेइंग वेरी एक्टिव और हाई लेवल ऑफ फुटबॉल और स्पोर्ट अराउंड दैट रीजन। 24 साल के नीचे 80% इंजरी इसलिए क्योंकि उस एज ब्रैकेट में उस उम्र के लोग सबसे ज्यादा इस स्पोर्ट्स खेलते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं और बड़े लेवल का गेम खेल सकते हैं, मतलब एलीट लेवल में खेलने का पॉसिबिलिटी है। बट उस स्टैटिस्टिक्स में जो 80% में स्टैटिस्टिक्स वो 15 साल के लोगों के नीचे का होता है। मतलब 80% में 44% जो है वो 15 साल के लोगों के नीचे इंजरी होता है। तो इसका मतलब ये बात समझिए कि 15 साल की मतलब उम्र के नीचे के बच्चे का इंजरी हो रहा है, इसका बहुत सीरियस इम्पैक्ट ये हो सकता है कि या तो बच्चा इंजरी होने के बाद वापस कभी आए नहीं, वो एक बहुत सीरियस पॉसिबिलिटी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी ऑफ स्पोर्ट इटसेल्फ, अगर वो इंजरी में वापस आता है तो हमेशा डर रहता है उसको, ही इज नॉट कंप्लीटली सिक्योर्ड। और तीसरा फैक्टर है जो इनफ डेटा हमारे पास है, मोस्ट ऑफ द एथलीट्स कैन नॉट कम बैक टू देयर 100% पोटेंशियल पोस्ट इंजरी। अगर एक कोई सीरियस इंजरी हो जाती है उसके बाद कई बार एथलीट वापस नहीं आ पाता अपने स्पोर्ट में, अपने बेस्ट स्पोर्ट में नहीं आ पाता है वो। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन टू अंडरस्टैंड इट कैन be a serious effect onto it. अब injuries can have physical, जैसे मैंने बताया, physical, emotional, psychosocial and financial aspect, right? तो सब ये चारों है, physical भी है, emotional भी है, psychosocial भी है और financial aspect भी है, right? So now financial aspect कैसे है ये समझना है, right? अभी मतलब समझ में, अगर lot of administrators are listening today and I would like to make some important consideration. एक country real sport loving nation और बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन वहां से आया है, राइट। सो अगर एक सिंपल स्टडी एज अ नेशन ऑस्ट्रेलिया अक्रॉस 7 years, इफ वी टेक सिंपल केस स्टडी लें अक्रॉस द 7 years का एक केस स्टडी है ऑस्ट्रेलिया का, राइट। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी, राइट, ओवर अ 7 year period was 265 million ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। $50 का है, इंडियन रुपीज का। 7 साल के प्रोस्पेक्टिव स्टडीज में उन्होंने कल क्या कि 265 million ऑस्ट्रेलियन डॉलर विच वाज स्पेंट ओनली ऑन स्पोर्टिंग इंजरीज। 26 करोड़ 50 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स खर्चा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं, इफ इट्स इमेजिन जिसका पॉपुलेशन 1/4 है हमारे से, इमेजिन व्हाट हैपेंस इन इंडिया, राइट। एंड हमारे पास शायद डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है। सो द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल implication in the society is huge. So injury rates and financial burden indicates an very very important, जितना the amount of injury rates and the financial burden का जो correlationship है, अगर आप देखेंगे, that really gives us a very strong foundation कि we get into now prevention strategies and that evidence based, मतलब जितना हो सके हमारे पास रिसर्च से उस चीज का बैकिंग अप होना है, and that should be as specific to the sport, as specific to the nature of an athlete, as specific to the sex, मतलब male and female, and specific age bracket, 12, under 16, under 18, elite level. So now to just give another ahead, अगर थोड़ा और अगर जाके आप उसको और उदाहरण को देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का 60% ऑफ इंजरीज वह इसमें से लोअर इंजरीज था, मतलब आपके निचले पार्ट का हिस्सा का था, और उसमें से 60% में एंकल और नी इंजरीज था। एंड अगर आप इस चीज को ध्यान देंगे, मैक्सिमम नी इंजरीज रिलेट्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फॉर सर्जिकल इंटरवेंशंस। कई बार अगर नी में इंजरी होने के बाद कोई मेजर अगर आपका लिगामेंट या कार्टिलेज या अंदर का कोई स्ट्रक्चर होता है, दैट एंड ऑफ द थिंग कैन हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशन ऑन टू द on the financial aspect की वो सर्जरी में जाएगा तो उसका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, राइट। तो अभी एक दो तरह का इस चीज का फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। वन इज द डायरेक्ट एस्पेक्ट, वन इज द इनडायरेक्ट एस्पेक्ट। डायरेक्ट एस्पेक्ट कैसे होता है? डायरेक्ट एस्पेक्ट इज ऑल अबाउट
नाउ एक इंजरी हुआ, हमने उसके पीछे रेडियोलॉजी खर्चा किया, असेस किसी एक स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर से मिले, आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, फिर ये समझ में आया कि सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए तो फिर आप सर्जरी के थ्रू गए, सर्जरी अगर हुआ तो उसके बाद लंबा रिहैब, वो सब ये मतलब जो वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बात करें, इट इज अ ह्यूज बर्डन or onto the authorities or onto the academics, onto the academies, so it somebody is paying for it. और लॉन्ग टर्म जो इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसा है, वो बच्चा खेल नहीं पाता 100%, वो बच्चे का अपने लाइफ का है, he starts become less productive for the society. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 10% यूथ अगर हर साल, मतलब very strong correlation between injury and the thing that every year 10% of youth population below the age of 14 drop out because of physical injury. हर साल 14 साल के नीचे के बच्चे 10 लोग सिर्फ इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी के कारण होते हैं स्पोर्ट खेलना. One, it is for as ethical reasons, as a society, a failure on our part, but also what it means, it leads to obesity, it leads to overweight. मतलब अगर बच्चा जो physically active था, एक बार इंजरी हो गया, वो वापस खेल नहीं सकता, so imagine what starts to happen. Right? Is in a we end up, we are eating more than what we should be. और बच्चों का general physical activity वैसे भी कम हो गया, they don't go out anymore. They don't have much physical activity left in their life anymore. So अगर वो एक structured way में या at least एक sport में नहीं खेलेगा तो उसका क्या implications सकता है वो आप सब समझ सकते हैं. Obesity, और अगर overweight एक छोटे सी उम्र में अगर हो जाए, long term में उसका impact क्या होता है? Metabolic disorders. मतलब late third या fourth decade of life पहुंचते आप osteoarthritis, hypertension, diabetes mellitus, hyperthyroidism, ये सब long term implications है. Now imagine we are sitting in the time bomb, we are the diabetic capital of the world, right? So now ये सिर्फ इंजरी एस्पेक्ट को नहीं सॉल्व करने, लॉन्ग टर्म implication उसका कहां से कहां तक चले गया. It was not good for the physical well-being of the person, but it was also not good for the burden of the society, what it puts for the financial part of it. उसके खुद के वेलबींग के लिए ठीक नहीं था, बट पर्सनल रीजंस के कारण के भी, मतलब एज अ सोसाइटी का जो फाइनेंशियल बर्डन है उसके लिए भी ठीक नहीं था, राइट? सो रिड्यूसिंग स्पोर्ट इंजरीज वुड इम्पैक्ट ग्रेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अश्योर बेटर इकोनॉमिक सिचुएशन फॉर द कंट्री. सो सिर्फ हमारी भी नहीं इंप्रूव होगा, कंट्री के लिए एक बेटर इकोनॉमिक सिचुएशन भी से. So let's come back to history. कहाँ से चालू हुआ? How did this whole thing of injury prevention started? Again, as I said, क्योंकि फुटबॉल बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है वर्ल्ड का, काफी से ज्यादा काफी कंट्रीज इसके खेलते हैं, काफी लोग इस स्पोर्ट्स पे प्रोत्साहन के साथ अपना मतलब उत्साह के साथ खेलते हैं. तो सबसे ज्यादा रिसर्च भी उन्होंने स्पोर्ट से निकल के आता है. सो डॉक्टर जॉन एक्सट्रैंड एट ऑल, मतलब उन्होंने 80s में चालू किया. ही वाज अ फिजिशियन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन. उन्होंने ये रैंडमाइज कंट्रोल जिसको बोलते हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड कोई भी साइंटिफिक स्टडीज का रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है में, इसके बाद स्टार्ट किया. जब उन्होंने वो आरसीटी, जब वो रिसर्च 80s में स्टार्ट किया, उसके बाद बहुत सारे स्पोर्ट्स साइंटिस्ट जो अलग अलग खेलों से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने अपने स्पोर्ट में स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्रोग्राम करने के बारे में सोचना चालू किया और उसके बारे में इम्प्लीमेंट चालू किया. मतलब हमने सोचना चालू, फुटबॉल के लिए स्पेसिफिक क्या हो सकता है, बास्केटबॉल के लिए स्पेसिफिक क्या हो सकता है, रनिंग के लिए स्पेसिफिक क्या हो सकता है. तो वो ऐसे स्टार्ट हुआ 80s में, राइट? और उसके जब से वो स्टार्ट हुआ है, आज से 40 बात को ऑलमोस्ट होने वाले हैं, आई कैन अश्योर यू स्टैटिस्टिकली, मतलब कोई भी साइंटिफिक डेटा को आपको स्टैटिस्टिकली प्रोड्यूस करना है, स्टैटिस्टिकली देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑफ इंजरी. तो हम बहुत कुछ आगे भी आए. अब पड़ेगा कि स्पोर्ट गोल इज गॉन बेटर. हर ओलंपिक में आपका जो मार्क है, जो मार्क या परफॉर्मेंस एक एथलीट का, वो कंटिन्यूसली बेटर होते जा रहा है. तो इसका मतलब एथलीट्स आर गेटिंग बेटर, दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, दे आर गेटिंग फास्टर. तो हमको भी उनके साथ साथ मतलब इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम को भी स्ट्रेटेजाइज करना है कि जैसे जैसा समय बढ़ेगा वैसे वैसा उनके साथ, मतलब द वे दे आर ग्रोइंग वी हैव टू बी, इफ नॉट अगर हो सकते तो उनके साथ साथ कोशिश हमको करना है, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, एज एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? सो पिछले 2 डेकेड में इंजरी प्रिवेंशन हैज बीन प्राइमरीली फोकस्ड ऑन फीमेल एथलीट्स. तो मतलब पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा जो रिसर्च हुआ है, पिछले 2 दशक में रिसर्च ज्यादा फीमेल एथलीट्स के ऊपर हुआ है, बहुत ज्यादा, और खास एसीएल प्रिवेंशन के ऊपर. एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का मेन लिगामेंट होता है,
उसमें बहुत ज्यादा मतलब आई विल कम बैक कि व्हाई विमेन हैव गॉट मोर थिंग मोर इंजरीज ऑफ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, बट बहुत ज्यादा उसका वो हुआ है। दो रीजन है इसका, मतलब ऊपर कंसंट्रेशन का। पहला रीजन कल्चरल रीजन था, मतलब ये ऐसा माना गया, और बात बहुत बहुत माइन्यूटली समझना है कोचेस को एंड मेल एथलीट्स को। हम कई बार वी एंड अप बिकमिंग टू ईगोइस्टिक अबाउट वी बीइंग मेल्स। ओके, हम अपने बारे में ये थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि अरे इंजरी होने का मतलब आप वीक, राइट? somebody who's not strong enough is the one who's complaining of pain या प्रॉब्लम। मतलब जो लड़का कंप्लेन कर रहा है वो एक कल्चरल रीजन, शायद गर्ल्स वर सीन टू बी फिजिकली नॉट स्ट्रांग इनफ, तो शायद वो एक रीजन से स्टार्ट हुआ। बट ये भी एक रीजन, एक फीमेल एथलीट ट्रायड होता है। अगर ये ऑल द coaches and all the parents who are listening, and especially for the women's athlete, एक फीमेल एथलीट एक त्रिकोण होता है जिसमें एनर्जी अवेलेबिलिटी, ओके, योर फूड इनटेक, योर न्यूट्रिशनल इनटेक, ओके, और तीसरा यहाँ पे आपका आ जाता है आपका बोन मिनरल डेंसिटी। तो उनका जो बेसिकली एनर्जी अवेलेबिलिटी मतलब है आपका इनपुट, आपका खाने के द्वारा शरीर में कितना आ रहा है, आपका आउटपुट जो आपका फिजिकल एक्सरसाइजेस, खेल, जनरल डे टू डे एक्टिविटी के कारण जितना आउटपुट निकल रहा है, वो दोनों का जो बैलेंस बचता है उसको एनर्जी अवेलेबिलिटी उससे कैलकुलेट करते हैं। और आपका न्यूट्रिशनल बैलेंसेस, तो कई बार ये देखा गया है फीमेल पॉपुलेशन में कि either because of cultural reasons they end up eating less, और या they are little bit too choosy about the sport, about the food, तो उनका पसंद नापसंद बहुत होता है। तीसरा जो कांस्टेंट हार्मोनल डिफरेंसेस होता है उनका मन के कारण, उसका बोन में कम हो जाता है। तो ये तीनों फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके साथ साथ दो और मेजर फैक्टर है कि नेचर ने कुछ बनाया है। फीमेल्स हैव गॉट ब्रॉडर पेल्विस, तो अगर इसका देखेंगे तो आपका जो हिप या पेल्विक रीजन ज्यादा ब्रॉडर होता है, तो उसके कारण जो नी का एंगुलेशन, अगर आप हिप ऐसे देख रहे हैं ऊपर की तरफ से, तो आपका जो नी का एंगुलेशन अंदर की तरफ आता है, नी अंदर की तरफ एंगुलेशन ज्यादा रहता है। अब ये जो एनाटॉमिकल डिफरेंस जो नेचर ने दिया है, प्लस एक फिजियोलॉजिकल डिफरेंस जो नेचर के द्वारा हम जब मेन और वुमेन का लैंडिंग डिफरेंस है, जब लड़कियां जंप करती हैं तो बाय नेचर उनका जो हिप या नी का उतना रेंज नहीं आता जितना मेल्स में आता है। तो जो फोर्स है वो डिसिपेशन, जो फोर्स का जो जाने का वो बहुत ही पे जॉइंट्स पे आता है। उनका जो नेचुरल टेक्निक है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। और तीसरा रीजन है नॉर्मल रनिंग पैटर्न, हिप ब्रॉडर होने के कारण नॉर्मल रनिंग पैटर्न में फीमेल जनरली टेंड टू पुट द फुट आउटसाइड व्हाइल रनिंग। तो ये तीन जो फिजिकल पैरामीटर्स है, साथ कॉम्बिनेशन विद फीमेल एथलीट ट्रायड, जो उनका हार्मोनल चेंजेस होता है उसमें उनका जो एंटीरियर क्रूशिएट वल्नरेबल हो जाता है इंजरी के लिए। अब ये समझिए, ये सब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जब वो जंप लैंड करते हैं, जब वो खेलते हैं, अगर उनका बोन मिनरल, अगर मेन बोन का जो बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रांग नहीं है तो लिगामेंट टूटने का चांस बहुत ज्यादा होता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं बहुत सिंपल तरीके से या जितना इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, मैंने प्रयास किया है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो important that whenever we are working with female athletes, we have to be mindful about behavior patterns. अब सबसे लास्ट पॉइंट, मतलब फीमेल एथलीट्स के लिए क्या आता है, जिस वर्ल्ड में, जो आप दुनिया में आप रह रहे हैं आज, यहाँ पे एक अच्छा एथलीट होना सफिशिएंट नहीं है। इट इज नॉट जस्ट सफिशिएंट टू बी अ प्रीमियर एथलीट, इट इज ऑल्सो हमारा इंस्टाग्राम में या सोशल कितना है, नो, इफ यू आर गुड एट दैट मींस यू एंड अप लुकिंग, यू हैव टू looking good also, because उससे आपका chances of you becoming more popular for endorsements, for social media projections। अगर आप अच्छे एथलीट हैं, तो अगर जो स्पोर्ट है एथलीट्स, you don't have to be worried। I mean, it's a small request, humble request, don't get into that thing of looking thinner, that can mean long term for you। और अगर again maximum cases of knee problem, osteoarthritic changes होता है फीमेल्स में क्रिकेट के बाद। तो अगर आज के टाइम में अगर आप सोच रहे हो कि कुछ 15-16 साल में अगर आप ठीक से नहीं खा रहे, दिख नहीं रहा, इम्प्लीकेशन 20 साल के बाद आएगा, राइट? इट इज गोइंग टू बी लाइक 20 साल के बाद उसका इम्पैक्ट, कि 20 या 30 साल के बाद कि आपका बोन मिनरल डेंसिटी इतना वीक हो चुका है कि you will end up having arthritic changes in the joint। Alright, so that was a history of athletes के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हो रहा था। Right now recently जो
है अब बहुत सारा पब्लिकेशन दोनों मेल और फीमेल में आने लगा है, राइट, दोनों बराबर होने लगा है, बट नॉट ऑल इंटरवेंशंस हैव बीन प्रूवन टू बी इफेक्टिव। अभी भी इंटरवेंशन इफेक्टिव नहीं है। तो मैंने जैसे शुरू में बताया कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि इट इज जस्ट नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ कि आपको एक प्रिवेंशन खाली मतलब आपको खाली इम्प्लीमेंट नहीं करना है, उसको ये भी देखना है कि वो कितना इफेक्टिव है। कि बहुत सारा फैट आएगा, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल फैट्स आता है, डिफरेंट काइंड ऑफ रिकवरी फैट्स आता है, तो वो कोई भी चीज में हमको इमीडिएटली जंप करने से पहले इफेक्टिविटी देखना है कि वो कितना इफेक्टिव है और वो स्पोर्ट के लिए इफेक्टिव है कि नहीं, मेरे लिए इफेक्टिव है कि नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि एब्सोल्युटली हमको कोई भी चीज को इंट्रोड्यूस करने से पहले उसका इफेक्टिविटी 100% जांच के एविडेंस के साथ उसको प्रोड्यूस करना है। वी हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर ऑफ दैट, वी हैव टू बी 100% बी क्लियर ऑफ दैट, राइट। सो अगर बेसिक पैरामीटर 4 तरीके से समझा सकता हूं मैं, इंजरी प्रिवेंशन का सिस्टमैटिक अप्रोच 4 तरीके से होगा। सिंपल तरीके में 4 तरीके का एस्टैब्लिशमेंट है। नंबर 1 इज टू एस्टैब्लिश द एक्सटेंट ऑफ इंजरी। मतलब एक गिवन सिचुएशन में, एक ग्रुप में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, विद इन वन ग्रुप व्हाट प्रॉब्लम्स आर वी सीइंग। एक गिवन ग्रुप में एक क्या है, मतलब अगर 18 साल के अंडर 15 एकेडमी, फुटबॉल एकेडमी या अंडर क्रिकेट एकेडमी में मैक्सिमम फास्ट बॉलर्स आर गेटिंग नी इंजरीज, मैक्सिमम स्ट्राइकर्स आर गेटिंग नी इंजरीज फॉर एग्जांपल। ये एक हमारा एस्टैब्लिशमेंट हो गया इंजरी का, कि हमको ये समझ में आ रहा है कि 15 साल के फास्ट बॉलर्स के ऊपर ये एग्जाम्पल है, 15 साल के फास्ट बॉलर्स का इंजरी ज्यादा हो रहा है, फुटबॉल के एकेडमी में स्ट्राइकर्स का इंजरी नी का ज्यादा हो रहा है, तो ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया। सेकेंड स्टेप आता है एस्टैब्लिश द इटियोलॉजी एंड मैकेनिज्म। मतलब हमको ये प्रॉब्लम अब समझ में आ गया है। सेकेंड स्टेप इज हाउ डू वी फाइंड द इटियोलॉजी, उसका कारण क्या है और क्यों, क्या चीज का, वो आइडेंटिफाई करना है अब हमको। तो वो हम उसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन चले आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल फास्ट बॉलर्स का फिजिकल डिमांड ज्यादा हो रहा है, जब वो दे आर फिजिकली मे बी 15 साल का बच्चा उतना स्ट्रांग नहीं है, बट वो आके जब जंप लैंड करता है तो उसका नी कोलैप्स करता है, उसका हिप उतना स्ट्रांग नहीं है, उसका अभी टेक्निकल एरर है कि वो बॉडी को एक तरफ ज्यादा ट्विस्ट करता है ज्यादा तेज फेंकने के लिए, बट बॉडी उतना रेडी नहीं है उसका। सो दिस इज वन एग्जाम्पल दैट हाउ डू यू अंडरस्टैंड द इटियोलॉजी, कि हमको क्या कैसे हो रहा है वो। अब तीसरा स्टेप आ गया कि अब हमने समझ लिया, स्टेप 1 क्या हो गया, हमने समझ लिया कि किस ग्रुप में क्या प्रॉब्लम। स्टेप 2 हमने समझ लिया कि प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। अब स्टेप 3 आता है कि अगर मैंने ये प्रॉब्लम समझ लिया, कारण समझ लिया, तो मेरे को कुछ उसको इंप्रूव करने का समझना है। सो इंट्रोड्यूस द प्रिवेंटिव इन स्टेप 3, कि हम क्या क्या चीज ऐसा कर सकते हैं जिससे कारण मेजर्स, मतलब ऐसा क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम कर सकते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना हो, राइट। सो अब वो हमने स्टेप 3 में लेके आया। अब उसमें स्टेप 1, स्टेप 2, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इंटरवेंशन हो सकता है, वो बहुत स्पेसिफिक होना है उस एज ग्रुप पॉपुलेशन के लिए, एंड दैट कुड बी डिपेंडिंग अपॉन स्पोर्ट टू स्पोर्ट। एंड स्टेप 4 जो आया, फिर रीअसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ रिपीटिंग स्टेप 1। मतलब अगर हमने कोई चीज इंट्रोड्यूस किया है तो उसको फिर वापस रीअसेस करिए कि भाई स्टेप 1 में कि उस चीज का वैल्यू निकला कि नहीं निकला, मैंने जो किया उसका कोई मतलब निकला कि निकला, कि खाली अगला नॉर्म ना हमको उसको करने के पीछे सिर्फ एनेक्डोट, मतलब खाली बात करने की उस पर नहीं करना है, एविडेंस प्रॉपर होना चाहिए उस चीज का कि वो उस चीज का इफेक्टिवनेस आया है कि नहीं आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ दैट सिचुएशन। So is to establish the extent of the injury. Step 2 is to establish the etiology and mechanism of injury. Step 3 is to introduce the preventive measures, and step 4 is to assess the effectiveness of repeating step 1. Okay? और ये हमेशा मैंने पहले कैसे, जो मेरा सबसे पहला जो शुरुआत में, it has to be a continuum. मतलब ये निरंतर चलने वाला प्रयास है और प्रयोग है। It has to keep going on. You have to keep moving. जैसा जैसा आप बढ़ेंगे वैसा वैसा ये रीअसेस होगा टाइम टू टाइम। Alright? Now, injury prevention, injury prevention मैं तब से बोल रहा हूँ, ये सबसे important area of concern है clinicians के लिए। So, क्योंकि मैं एक physiotherapist, I'm a sports physiotherapist, so वो एक बहुत common मेरे लिए होगा। So, sports medicine doctors, strength and conditioning experts, तो जो लोग भी sports sciences से जुड़े रहते हैं, clinicians हैं, हमारा interest इस चीज़ पे हमेशा रहेगा। वो इसलिए भी है क्योंकि हमारा education इस चीज़ पे बहुत डिटेल में हम इस समझे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बच्चे को जब इंजरी होता है तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। सो ये हमारा इंटरेस्ट होता है, बट अनफॉर्चुनेटली कई बार, मैं हर केस में नहीं बोलूंगा, बट कई बार प्रायोरिटी ऑफ कोचेस एंड
प्लेयर्स का नहीं होता है. So at times when you talk about injury prevention with the coaches and players, that is not a very major matter of interest to them, क्योंकि इंजरी हुआ ही नहीं है तो मैं उसको अभी क्यों उसके बारे में चिंता करूं. जब इंजरी होगा तब देखेंगे. तो इसलिए it is very important and extremely critical to understand, and I would like to convince the coaches through this platform that please buy this theory. Injuries are real, they are happening. It can make a huge difference to your athletic program. Please understand that you have to adopt the injury prevention strategies, right? And then I would request कि compliance is also equally important. मतलब हम जो आपको बोल रहे हैं athlete compliance मतलब पालन, जो आपको बोला जा रहा है उस इसका पालन करना बहुत important है. अगर हम एक चीज थ्योरी को establish करके आपको बता रहे हैं इसको आपको ये होगा, तो उस चीज को आपको अनुशासन के साथ उसको फॉलो करना है, उसको मानना है. अब इसीलिए अभी हम धीरे धीरे से वी स्पोर्ट्स साइंटिस्ट और थेरेपिस्ट वी हैव गॉन बियॉन्ड जस्ट इंजरी प्रिवेंशन, जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसमेंट. मतलब आपको अगर हम फॉर्मूला दें इंजरी प्रिवेंशन का, इफ यू फॉलो दैट, then that injury prevention will not only reduce injury but it also will help you in performance enhancement. मतलब खाली injury prevention नहीं होगा, उससे आपका performance भी enhance होगा. So for example, again validated studies, एक documented validated studies है, वो एक बहुत example है FIFA 11+ program. FIFA 11+ फुटबॉल का जो एक प्रोग्राम है, it has shown FIFA 11+ has shown major difference in players becoming better athletes. वो बेसिकली एक कंपोनेंट निकाला प्रिवेंट स्ट्रेटजीज का फुटबॉल में. जब इतना इंजरीज बढ़ने लगे थॉट ओके वी हैव टू कम आउट विद अ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी प्लान. सो FIFA 11+ एक प्रोग्राम निकाला गया जिसमें स्ट्रेंथ, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन तीनों का हिस्सा उसमें था. ठीक है, हफ्ते में वो लोग 2 बार उसको प्रैक्टिस करते हैं. लाइक मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल टीम्स नाउ अक्रॉस द वर्ल्ड आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स. अभी UAFA जो है, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का डॉक्यूमेंटेड स्टडीज आया है कि जब से FIFA 11+ प्रोग्राम का अडॉप्शन हुआ है, इंजरीज हैव गॉन डाउन एंड द टीम्स आर गेटिंग लेस इंजरीज आर परफॉर्मिंग बेटर. UAFA का बहुत स्ट्रॉन्ग का एविडेंस आया है, वैलिडेशन की जब से FIFA 11+ अडॉप्शन हुआ है, इंजरीज नीचे गई है और परफॉर्मेंस ऊपर गया है. Right, so that is a very clear example of how a good injury prevention program can help the long-term perspective of performance enhancement. Right, so now what prevention? What does it mean? So सबसे पहले multi-modal injury prevention program चालू मतलब समझना है. मतलब एक कोई भी स्पोर्ट का, जिस भी स्पोर्ट का अलग अलग कॉम्पोनेंट है, तो सिर्फ स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने से नहीं होगा, सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने से नहीं होगा, सिर्फ एंड्योरेंस को इंप्रूव करने से नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल पार्ट मतलब सिर्फ खाली बैलेंस नहीं. सो इट हैज टू बी मल्टी मॉडल and it has to be very specific to the sport. FIFA 11+ is one example for football, but it can be done modified for. All right, so we have to incorporate range of different exercises. मतलब उस स्पोर्ट का अलग अलग कंपोनेंट जो भी कंपोनेंट स्पोर्ट का है उसको हमको करना है. तो अगर मान लीजिए एक फुटबॉलर के लिए FIFA 11+ है, सेम थिंग फॉर इक्वेस्ट्रियन. अगर कोई घुड़सवारी करता है तो शायद उसका प्रिवेंटिव मेजर अलग होगा. कोई अगर पोल वॉल्ट करता है तो उसका होगा, और कोई वाटर पोलो करता है तो उसका अलग होगा. So it has to be very unique to every athlete, and it has to be unique to male and female. It has to be unique to elite and non-elite population. ये सब differences को समझ के हमको समझना है कि क्या करना है, right? And जब हम validation, जब भी हम कोई important strategies improve करते हैं, उसको validate करने के लिए document करना है, and it has to be revalidated. उस चीज को introduce करने के बाद effectivity देखने के बाद उसका revalidation देखना है, right? It should typically include the component running, strength and proprioceptive. So मतलब आपका जॉइंट पोजीशन सेंस, आपका न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, दैट नीड्स टू बी मैनेज्ड. रनिंग का इंपॉर्टेंट चाहिए और स्ट्रेंथ एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए. तो मैंने एग्जांपल दिया वाटर पोलो, इक्वेस्ट्रियन, ये सब बहुत यूनिक स्पेक्ट्रम शायद नॉर्मल नहीं आएंगे, बट फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, ये सब कंपोनेंट में रनिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व है, स्ट्रेंथ कंपोनेंट इन्वॉल्व है, प्रोप्रियोसेप्शन कंपोनेंट इन्वॉल्व है, स्किल कंपोनेंट इन्वॉल्व है. तो ये सब मेजॉरिटी में ये सब कंपोनेंट को रखना है, राइट? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमको वैरायटी बनाना है, वैरायटी करना है कि सब कंपोनेंट का कितना मिक्सचर डालेंगे एज अ रेसिपी की एक बेस्ट डिश बन जाए. तो वो वैरायटी इंपॉर्टेंट है, राइट? ना बेसिकली इंजरी प्रिवेंशन को हम देखेंगे तो 2 कैटेगरी में डालना है. एक प्राइमरी प्रिवेंशन
और सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज इन एथलीट्स विद नो हिस्ट्री ऑफ इंजरी। इसका मतलब आपके पास कोई इंजरी नहीं है लाइफ में पहले, और हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर कंप्लीटली फाइन, बट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट और अडॉप्ट अ स्ट्रेटजी जहां पे यू डोंट गेट इंजर्ड एट ऑल। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए मल्टी मॉडल वार्म अप प्रोग्राम निकालना। तो एक स्पोर्ट के लिए हम अलग अलग कंपोनेंट, जैसे मैंने बताया, स्पीड का, एजिलिटी का, स्ट्रेंथ का और न्यूरोमस्कुलर बैलेंस का, ये कंपोनेंट मिला के मल्टी मॉडल वार्म अप प्रोग्राम बनाना है। दैट कैन प्रिवेंट फॉर एग्जाम्पल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरीज। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि वो एसीएल इंजरीज को प्रिवेंट कर सकता है, राइट? दैट कुड बी अ एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होगा कि एक बार इंजरी हो गया है आपको, फॉर एग्जाम्पल इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन ऑफ री इंजरी। एक इंजरी हो गया है आपको, तो वापस इंजरी ना हो, हम क्या कर सकते हैं? सो वन ऑफ द एग्जाम्पल, उसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा? अगर एंकल इंजरी हुआ है आपको, इफ देयर इज एन एंकल इंजरी, तो उसके लिए आप करेंगे, वो एक एग्जाम्पल आपको प्रिवेंटिव स्टडीज का, मैनेजमेंट का। अगले 3 से 6 महीने में आप बैलेंसिंग वर्क ज्यादा करेंगे। अगर आपको हैमस्ट्रिंग इंजरी है तो आप इसेंट्रिक वर्क ज्यादा करेंगे। जिनको इसेंट्रिक का मतलब नहीं समझता, 2 तरह का मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, 2 तरह का मसल का काम होता है। अगर ये बाइसेप्स का अगर काम करे, जब जॉइंट की तरफ आता है तो राइट, और अब नीचे करना है तो फिर आप उसको कंसेंट्रिक बोलते हैं। इसका मतलब मसल, तो जब मसल का फाइबर लंबा होता है तो वो एक कंपोनेंट होता है, राइट? Somebody saying you're talking about ball games. धवल, इट इज whatever, अब मैं जो भी बात कर रहा हूँ, इट इज नॉट जस्ट अबाउट, अगर इंडोर स्पोर्ट का भी बात करेंगे, कराटे फॉर एग्जांपल, यू स्पोक अबाउट, लेट्स से अगर आप कराटे का बात करेंगे तो आपके गेम के अनुसार भी उसका स्पेसिफिक मॉडल रहेगा। मान लीजिए आपका एक सिंगल लेग, one question because somebody is put forward कि आप मतलब खाली बॉल गेम्स के बारे में बात करें। मैं बॉल गेम्स के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल के लिए सबसे ज्यादा उधर से हमको एग्जाम्पल मिला हुआ है वैलिडेशन स्टडीज का। अगर कराटे के लिए बात करेंगे तो अगर सिंगल लेग में खड़े होकर आपको अपने आप को प्रिवेंट भी करना है, अटैक भी करना है, तो आपके लिए बहुत सारा कॉम्पोनेंट सिंगल बैलेंसिंग का होगा विथ डूइंग सम एक्सप्लोसिव वर्क अराउंड दैट। सो सिर्फ एक यहाँ पे अभी अगर हम ओलंपिक स्पोर्ट, अलग अलग स्पोर्ट के बारे में इंडिविजुअली बात करने का ये मौका इसमें नहीं मिल पाएगा, बट मैं जैसे आगे मैं जाऊंगा अपने बात में, आई गिव यू अ स्मॉल फ्रेमवर्क कि जिसमें आप वो हर एक स्पोर्ट के लिए कुछ ना कुछ रहेगा। सो प्लीज बियर विथ मी एंड आई विल कम बैक टू योर कंसर्न्स। सो जैसे मैंने प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है, इंपॉर्टेंट है, और उस चीज को समझना है कि हम कब की स्टेज में क्या कर रहे हैं। सो स्ट्रेटेजिस्ट, अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है प्राइमरी प्रिवेंशन का, अगर प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, राइट? WHO का भी डेफिनेशन है कि प्रिवेंशन हम जितना करते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अगर प्रिवेंट करना है तो वी नीड स्ट्रेटेजीज, राइट? स्ट्रेटेजी उसके लिए क्या है? स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1 स्ट्रेचिंग फॉर एग्जांपल। सो बहुत वर्ल्ड वाइड पिछले शायद, मतलब आई एम ऑलमोस्ट गेटिंग नियरिंग 4th decade of life, बट आई थिंक मैं जब से स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग इफेक्टिव है, बट हम कितना इफेक्टिव वो अभी तक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सो एनीबडी हु इज कॉन्स्टेंटली टू मच बिहाइंड स्ट्रेचिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबका इंडिविजुअल फ्लेक्सिबिलिटी है। टू ऑल द कोचेस, टू ऑल द सीजन, टू ऑल द फिजियोस, sport by sport, I understand a game like gymnastics may require a lot of flexibility, but maybe a cricket player may not be as flexible. तो बहुत अलग अलग के हिसाब से हर सबका और हर एक इंसान का अपना फ्लेक्सिबिलिटी होता है, that has to be unique to a person. So the evidence of stretching is not very conclusive. It can be if we do not know certain. Okay, 2 तरह का स्ट्रेचिंग होता है, स्टैटिक और डायनामिक। अब हमको ये बात 100 वैलिडेशन में आ गया कि जो भी एक्टिव स्पोर्ट है, जहां पे आपको भागना है, जहां पे आपको कॉम्बैट करना है, जहां पे आपको फॉर एग्जांपल टेबल टेनिस खेलना है, जिसमें भी बॉडी का मूवमेंट इन्वॉल्व है, पे बाय आप गेम खेलने के स्टैटिक स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मतलब एक जगह पे निरंतर खड़े होकर या रुक कर आप जो एक होल्ड करते हैं एक्सरसाइज को लंबे समय तक, वो स्टैटिक होता है। डायनामिक स्ट्रेचिंग ये है, आप मूवमेंट के थ्रू आप मूवमेंट करते वो मसल को या जो मूव करते हो, डायनामिक होता है। सो बाय रूल ऑफ लॉ कोई भी स्पोर्ट जिसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व है, उसमें गेम खेलने, वो ट्रेनिंग चाहे वो मैच, वी डू नॉट डू स्टैटिक स्ट्रेचिंग एनी मोर। स्टैटिक
अगर करना है तो एज अ पार्ट ऑफ वीकली 2 या 3 दिन आपका मोबिलिटी या स्ट्रेचिंग वर्क रहेगा, उस दिन आप यूटिलाइज करिए, बट नॉट ऑन एवरी डे, राइट। नाउ अब एग्जांपल्स है दैट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक का कि कैसा है, बट वार्म अप के टाइम प्लीज बी एंश्योरिंग कि आपका गेम स्पेसिफिक डायनेमिक स्ट्रेचिंग इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड फैक्टर, eccentric strength. So I've spoken about it कि eccentric क्या होता है, जिसमें भी मसल फाइबर लंबा होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी लंबा, जब लंबा होके जो आप उस पे करते हो या उस पे लोड, उसका इफेक्टिविटी ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा इंजरीज जिस भी स्पोर्ट में रनिंग इन्वॉल्व है, वो स्पोर्ट जो भी स्पोर्ट में रनिंग इन्वॉल्व है उसमें हैमस्ट्रिंग इंजरीज बहुत कॉमन है। सो एक बहुत अच्छा स्टडी आया था डेनमार्क, उन्होंने देखा कि मैक्सिमम लोग जो जिनको हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम हो रहा था, वो एक नॉर्डिक एक्सरसाइज होता है। नॉर्डिक एक्सरसाइज में आप अपने घुटने के बल बैठते हो, पीछे कोई एक पार्टनर करता है एंकल, आप अपना हाथ सामने रख के ग्रेविटी को जाके आप धीरे से बॉडी को कंट्रोल करते हो। उसमें आपके सबसे ज्यादा इसेंट्रिक स्ट्रेंथ आता है, वो लंबे होते होते में वो रुकता है। सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग ऑफ हैमस्ट्रिंग, राइट। इट इज अ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर लॉट ऑफ पीपल। उसका स्टेजेस है, आपको स्टेज जाना है, समझना है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है प्रिवेंशन के लिए भी, अगर एक बार इंजरी हो जाए तो उसके इफेक्टिविटी के लिए भी बहुत अच्छा। तो वो जो आरसीटी जो स्टडी का ये आया था कि 71% लोग जिन्होंने उनका जो टोटल इंजरी था, बार बार उनके फुटबॉलर्स के ऊपर हैमस्ट्रिंग इंजरी हो रहा था, वो स्टडी होने के बाद 71% रिडक्शन हो गया के ऊपर। और सब मार्केबली जिन लोगों को पहले इंजरी था वो 86% रिडक्शन हुआ, वापस इंजरी नहीं हुआ उनको। जो बार बार हैमस्ट्रिंग हो रहा था तो पहली बार 70% रिडक्शन हुआ, बट दूसरी प्रतिशत लोगों को वापस री इंजरी नहीं हुआ। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग eccentric component could be a very good way. Anybody who is involved in combat sport, जैसे कराटे, taekwondo, anybody who is involved जहाँ पे आपको लंबा लेंथ लेके भागना है, anybody who is involved in a sport like racket sport like बैडमिंटन और लॉन टेनिस, जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली लंच करना है, फार रीचिंग आउट करना है, वो सब के लिए eccentric exercises is a very good component. वो अलग अलग मसल के लिए करना है, बट खासकर हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सेकेंड, थर्ड पॉइंट, कोर स्टेबिलिटी। तो कोर मतलब बेसिक, उसमें अगर समझाऊं मैं आपको तो आप सेंट्रल रीजन जो बॉडी का बीच का हिस्सा है, अगर आप अपर बॉडी लोअर बॉडी को बांट देंगे तो बीच का हिस्सा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इंक्लूड्स आपका लंबार स्पाइन, आपका पेल्विस और हिप का जो मसल है उसको कोर बोलते हैं। अभी आपका जो बीच का हिस्सा मैंने समझा, इट इज एन एक्सट्रीमली क्रिटिकल पॉइंट बिकॉज वो ट्रांजैक्शनल पॉइंट होता है, वो ब्रिज होता है अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच का। सो कोर स्टेबिलिटी कैन इम्प्रूव control of lumbar spine and get the good muscle pattern, good motor control of lumbar and hip muscle. तो आपके बॉडी का मोटर कंट्रोल इंप्रूव होता है, उसका जो ओवरऑल वॉलंटरी कंट्रोल इंप्रूव होता है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कैन बी डन फार मोर बेटर. So core stability should be incorporated in every athlete life, and everybody who's playing any sport, core stability is a very important point of it. Number 4 is balance. Balance का मतलब अगर आप सोचेंगे, आप एक बार में अगर कोई भी इंसान जब चलता है या भागता है, you are stationed on one leg. एक 60 सेकेंड के लिए आप एक पांव पे होते हैं. जैसा हमारे अपर हैंड का डोमिनेशन होता है राइट एंड लेफ्ट का, वैसा ही लोअर लेफ्ट का भी डोमिनेशन होता है. कई बार के ऊपर ज्यादा डोमिनेंट होते हैं. तो जब हम कोई भी एक स्पोर्ट खेलते हैं, व्हेन वी डू एन एक्सरसाइज इन्वॉल्व इन अ स्पोर्ट, वी एंड अप लोडिंग दैट डोमिनेंट साइड मोर. बार बार एक तरफ डोमिनेट करने के कारण बॉडी में इम्बैलेंस होता है. सो बैलेंस ट्रेनिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन न्यूरोमस्कुलर बैलेंस ट्रेनिंग बाय सिंपल थिंग्स लाइक सिंगल लेग में खड़े होके आप अपने गेम के अनुसार मल्टी वेरिएंट कॉम्पोनेंट निकाल सकते हैं. अगर आप फुटबॉलर है तो आप एक पाव में खड़े होकर बॉल किक कर सकते हैं. अगर आप विकेट कीपर है तो आप पाव में खड़े होकर अलग अलग एंगल से कैच पकड़ सकते हैं. अगर बैडमिंटन प्लेयर है, यू कैन स्टैंड ऑन वन लेग एंड प्ले मल्टीपल वॉल्यूज, प्ले बैक हैंड फोर हैंड. अगर आप कॉम्बैट स्पोर्ट करते हैं, सो यू कैन डू दैट स्पेसिफिक मैन्यूअर ऑफ ईदर डिफेंडिंग और अटैकिंग पाव में खड़े होकर. तो बैलेंस ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अकेले बैलेंस ट्रेनिंग से नहीं होगा, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट अदर एस्पेक्ट, बट बैलेंस ट्रेनिंग भी उस एस्पेक्ट पूरे प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन, अगर समझ गए कि प्राइमरी प्रिवेंशन करें को, ठीक है, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या क्या कर सकते हैं. सो उसके लिए एक एग्जांपल है स्ट्रैपिंग एंड ब्रेसिंग. तो अगर एक बार अगर आपको एंकल स्प्रेन हुआ है
तो अगले कुछ समय तक 6 से 9 महीना इट इज एडवाइजेबल कि अपना एंकल को आप टेप में या ब्रेस में रखें ताकि बार बार एंकल ना मुड़े, राइट। इट इज नहीं तो क्या होता है, कई एक बार हुआ, हम उसको जब ठीक होता है वापस ले आते हैं, बट क्योंकि वो प्रॉपर इधर रिहैब नहीं हुआ या वो एंकल नहीं होता तो रिकरेंस होता है। इतने बार री इंजरी होता है, वो जॉइंट का जो अलाइनमेंट है, तो जॉइंट का जो आपस में एक दूसरे के साथ जो बैठने का तरीका होता है वो खराब हो जाता है। सो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज बढ़ जाता है। सो आई वुड रिक्वेस्टिंग ऑल द कोचेज एंड ऑल द एथलीट्स एंड एसएनसीज इन्वॉल्व, प्लीज रेस्पेक्ट दैट साइड ऑफ इट। और किसी को रिब्यूक मत, किसी को मजाक मत उड़ाइए कि क्या तुम ये एंकल पे टेप लगा के खेलते हो, उसका इफेक्टिवनेस है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये करने से मसल कम हो जाएगा। मैं सिर्फ देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव कि अगर आप एंकल टेप करोगे तो उसका कोई मेजर इंपैक्ट आपके मसल एक्टिविटी में हो जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं थ्रू आउट एक ही बात बोला कि आपका जो ओवरऑल कंपोनेंट है ऑफ एक्सरसाइजेस नेवर स्टॉप्स। यू आर ओनली अलाउइंग कि वापस से री इंजरी नहीं होना है, राइट। सो हम पहले बार आपको अगर कोई तकलीफ नहीं है तो एंकल टेप करना, एंकल में इंजरी है, शोल्डर में इंजरी हुआ है एक बार, तो अगले कुछ समय तक रादर देन एकदम ही स्पोर्ट से बाहर रहने से अच्छा ये है कि एक एंकल एंड टेपिंग एंड ब्रेसिंग आपको हेल्प करता है अपने स्पोर्ट में वापस आने के लिए। सो प्लीज, documented study says taping can reduce risk of any ankle sprains for more than 50%. अक्रॉस द वर्ल्ड मैक्सिमम स्पोर्ट जो अलग अलग मतलब स्टडीज जो अलग अलग स्पोर्ट से आया है उसमें री इंजरी ऑफ एंकल स्प्रेन्स हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 50%, एंड दीज आर ऑल एविडेंस बेस्ड। सो प्लीज जस्ट से कि इसका कोई फायदा नहीं है, राइट। एंड यस, नाउ फ्रॉम आवर फिजियोस, प्लीज बी वेरी इफेक्टिव इन व्हाट यू आर डूइंग। सिर्फ एक कलर का टेप करने का इंपॉर्टेंट नहीं है। आई शुड बी एब्सोल्युटली कि टेप क्यों करना है, किस वे से करना है, कौन सा टेप यूज करना है, उसका रीजन कब तक रहेगा, एंड दैट एक्सप्लेनेशन नीड्स टू बी गिवन सिंपल लैंग्वेज में एथलीट को और कोच को समझाना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, राइट। सो दैट्स हाउ ब्रेसिंग कैन हेल्प। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लोडिंग फॉर मी। सो द नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर इज लोडिंग। पिछले टॉक में इसके बारे में बहुत बात किया। सो लोडिंग कैसे हेल्प, लोडिंग एंड ट्रेनिंग वॉल्यूम कैन बी सीरियसली आइडेंटिफाइड एज अ रिस्क फैक्टर। मतलब टू मच टू सून, बहुत जल्दी बहुत कुछ करना जब हम करने की कोशिश करते हैं तो इंजरी का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। ये खासकर इंपॉर्टेंट है यूथ स्पोर्ट के लिए। 13, 14, 15 साल की उम्र में जब हम बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, पेरेंट्स बहुत खुशी होते हैं, कोचेस को प्रूव करना है, बच्चा चाहता है कि मेरे को जल्दी अच्छा बनना है, वो बहुत रिस्क फैक्टर है। सो प्लीज हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मच लोड एन एथलीट कैन टेक, राइट। देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू जैसे प्री सीजन में, तो जब हम अगर एक ब्रेक के बाद सीजन जब होता है, अगर अगले अभी ये परफेक्ट एग्जांपल है। अभी अगर मैं 1 मिनट लेके जो भी एथलीट सुन रहे हैं, अभी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सबको ये लग रहा है कि आई एम मिसिंग आउट, मेरे को इतना स्ट्रेस, एंड आई एम एवरी डे आई एम आंसरिंग मैसेजेस ऑफ माय पेरेंट्स, ऑफ माय एथलीट्स। मैं हर दिन उनसे ये बात कर रहा हूँ, थिंकिंग अबाउट कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, वी आर गेट डी कंडीशन, वी आर, एंड यू आर राइट। तो इसके लिए दो चीज में इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा। एक, प्लीज डोंट, अपने घर के एनवायरमेंट में जो भी आप कर सकते हैं वो करिए, डोंट कंप्लीटली सिट। ये दुनिया में हर एथलीट अभी एक ही लेवल पे खड़ा हुआ है, हर को अगर डिसएडवांटेज है तो उनको भी वही डिसएडवांटेज है, बट व्हाट वी कैन डू इन आवर होम एनवायरनमेंट शुड बी डन, एंड उस चीज को समझिए। नंबर 2 फैक्टर, जब अगर वापस आएंगे तो इमीडिएटली ये नहीं 3 महीने का हमको, अगर हमने 6 हफ्ता लूज किया है, 4 हफ्ता लूज किया है, इसका मतलब ये नहीं कि पहले हफ्ते में हमको पूरा 5 वीक का हमको वो कर लेना। मेजर स्टडीज आया है एनएफएल फुटबॉल से, जब उनका जो फुटबॉल लीग होता है, जब 3 महीने का ब्रेक होने के बाद जब वो आते हैं, उनका मैक्सिमम काफ और उनका अकीलीज टेंडन का इंजरीज बढ़ जाता है 70%। सो ये बात प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑल द एथलीट्स, प्लीज डोंट बी एंशियस, प्लीज डोंट बी टू स्ट्रेस्ड, अपने घर में एक्सरसाइज करते और इस बात को समझे कि जब आप स्टार्ट भी करेंगे, सो अभी हमको पता है कि द ओलंपिक गेम्स फॉर टोक्यो इज नाउ, इट्स ओनली नेक्स्ट ईयर। और बेस्ट पार्ट ये है कि क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट्स आर ओनली गोइंग टू बी इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस ईयर। मतलब अगर नवंबर दिसंबर में आपका क्वालिफिकेशन स्टेज स्टार्ट होता है, हमारे पास अगला 4-5 महीना है बॉडी को वापस पीरियडाइज करके एक अच्छे ऑप्टिमल लेवल में लेके आने के लिए। सो डोंट मिस आउट ऑन दैट टाइम, डोंट गेट टू वरीड अबाउट इट। सो इसीलिए ये एक फैक्टर, लोड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको मैं प्रैक्टिकल आज का एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ आपको। Now, returning back from the injury is a similar component. जब एथलीट इंजरी से वापस आता है तो क्योंकि वो मिस आउट, he should not be too worried about कि अरे मैं इतने दिन
कि मैंने मिस आउट कर दिया है तो अभी क्या करूंगा मैं करके. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज व्हेनेवर यू कमिंग बैक फ्रॉम द इंजरी गिव योरसेल्फ सम टाइम. एंड देन इनिशियल डेज ऑफ एलीट एनवायरनमेंट. इनिशियल डेज ऑफ एलीट एनवायरनमेंट का मतलब जब एक 17-16 बच्चा सडनली अच्छा नेशनल चैंपियनशिप में करने के बाद जब वो नेशनल कैंप में आता है तो वो बहुत जल्दी प्रूव करना चाहता है. राइट, जब पहली बार आप नेशनल कैंप में या एक सीनियर एनवायरनमेंट में जाते हैं, डोंट बी इन अ रश. आप अच्छे हैं, एवरीबडी नोज दैट. डोंट हैव टू पुश थ्रू हार्ड कि अपने कैपेसिटी से ज्यादा करने का कोशिश मत करिए. वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. तो अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको समझा, ये जो थ्योरीज है वो हर स्पोर्ट के लिए है, चाहे वो कराटे हो, चाहे वो कबड्डी, टेबल टेनिस हो, ये सब. इसीलिए मैं एक बेसिक रेसिपी दे रहा हूँ. और लास्ट पॉइंट है मेरा इस फैक्टर को, लोडिंग फैक्टर को लेते हुए, इट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक डिजाइन प्रोग्राम. सो कोचेस एंड ऑल द एसीज एंड ऑल द फिजियोज, जितना माइन्यूट ऑब्जेक्टिव का हमको शुरुआत में ये डिफिकल्ट होता है. मेरे को पिछले में किसी ने पूछा था कि अगर एक कोच है और बहुत सारे बच्चे, जैसे आपको शुरुआत में एक बार आपको हर एक, जब आप कोई बच्चे के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, पहला 1 या 2 दिन सिर्फ आप उस बच्चे का बेसिक पैरामीटर्स को समझने का कोशिश करिए. ट्राई एंड हैव बेसलाइन स्टडी एज अ कोचिंग मैकेनिज्म ऑफ ऑल्सो. आपके गेम के अनुसार आपका स्ट्रेंथ कॉम्पोनेंट, स्किल कॉम्पोनेंट है ज्यादा या स्पीड कॉम्पोनेंट है, वो जो एस्पेक्ट है उस बेसिस पे आप बेसिक पैरामीटर बेसलाइन टेस्टिंग करना जरूरी है. आपके बेसलाइन डेटाबेस रहेगा तो जब जब आपको इंप्रूव करना है या डिक्रीमेंट करना है, वो आपको उसके लिए एक फॉल बैक पीछे जाके उस रैक को देख सकूं. सो प्लीज ट्राई एंड बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल. राइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज फिटनेस एंड कंडीशनिंग. अब ये सबसे ज्यादा एग्जाम्पल है मसल इंजरीज टिपिकली फुटबॉल और हॉकी में सबसे ज्यादा टिपिकल. एंड तीनों स्पोर्ट्स से जो एविडेंस आया है वो या तो में या क्वार्टर के एंड में होता है. मतलब मैक्सिमम मसल इंजरीज एंड ऑफ द क्वार्टर और एंड ऑफ द हाफ. तो इसका 2 फैक्टर है. हाइपोथेसिस ये है कि फटीग हो जाता है, मतलब एक हाइपोथेसिस ये है कि आप थकने लगते हैं एंडिंग फेज में, इसलिए इंजरी ज्यादा होता है, वो भी एक फैक्टर है. बट ये एक फैक्टर ये भी है कि कई बार आपका इंटेंसिटी एंडिंग स्टेज में हाफ के या क्वार्टर के आपका आखिरी 1-2 मिनट में बहुत बढ़ जाता है. तो अगर मैं फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं हूं, सो दैट मीन्स कई बार ओपोनेंट के सब आप कैरी करना पड़ता है, तो मैं इसको नहीं कर पाता हूँ. आई एम नॉट एबल टू अडेप्ट टू दैट सिचुएशन. तो इसलिए इंपॉर्टेंट है फिटनेस एंड कंडीशनिंग. उस एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है. आई ऑलवेज बिलीव यू ट्रेन द वे यू प्ले. अगर आप अपने उसमें लैक्स हैं, अगर ट्रेनिंग को आप लाइटली ले रहे हैं, यू विल नेवर प्ले अ गेम टू 100%. ये बहुत बड़ा मिथ होता है. आई कंप्लीटली रेस्पेक्ट, प्लीज डोंट गेट मी ऑल द एथलीट्स. हम सब जानते हैं कि आप यहाँ से यू नो टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ. But every day, especially for elite athletic environment, जो भी athletes चल रहे हैं, it's very important to put every day 90% of, at least 80 to 90% of your effort in training. अगर आप training 50% में करें तो आप 100% से कभी मैच नहीं खेल पाएंगे. और वो बहुत बड़ा रीजन होता है intensity of training and difference between intensity of playing. अगर आपका इतना बड़ा डिफरेंस आएगा तो आप हमेशा इंजरी स्टेज में रहेंगे. इसको जितना हो सके मिनिमाइज, जितना हो सके इसको पास में क्या है. नाउ कई बार आप फिटनेस के लिए जब होते हैं तो नाउ लेट्स नॉट गेट इनटू द अदर साइड ऑफ द थिंग. मतलब कई बार टू मच भी नहीं करना है. मैं ऐसे कई एथलीट्स को देखा हूं कि अगर हम उनको एक्स करने बोलते हैं तो उनको लगता है एक्स स्क्वायर करना है. तो हर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट्स बहुत रिफाइंड, दे आर परफेक्ट इन देयर जॉब. उनके ऊपर ट्रस्ट करिए, अपने कोचेस के ऊपर ट्रस्ट करिए, अपने फिजिक्स के ऊपर ट्रस्ट करिए. अगर उन्होंने आपको प्लान दिया है, स्टिक टू दैट मैन. ज्यादा करना मतलब हमेशा अच्छा नहीं है. कई बार उससे इंजरी ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि आप बॉडी को रिकवर करने का टाइम ही नहीं दे रहे. राइट, कॉमन सेंस हैज टू डिक्टेट इन मैनेजिंग द प्रोग्राम. आपको कॉमन सेंस होना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ. कोच आल्सो हैव अ बेसिक लॉजिक. हर किसी को देख के नहीं, इसीलिए इंडिविजुअलाइज करना है कि क्यों, इसका क्या मतलब है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो फिटनेस एंड कंडीशनिंग इज द पैरामाउंट फैक्टर फॉर प्रिवेंटिंग इंजरीज. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नाउ 2-3 और पॉइंट है, उसको मैं इलैबोरेट नहीं करूंगा. प्रीवियस एक्सपर्ट्स, माय फ्रेंड्स लाइक रायन फर्नांडो एंड निखिल लाते हैव स्पोकन एक्सटेंसिवली. उन्होंने बात किया था स्लीप साइकिल के ऊपर, उन्होंने बात किया था रिकवरी के ऊपर, और रायन ने फूड के ऊपर बात किया था. सिर्फ इतना बताऊंगा मैं, एक चैंपियन एथलीट आर नॉट मेड ओनली इन प्लेग्राउंड्स, दे आर आल्सो मेड इन बेडरूम्स एंड द किचन. चैंपियन एथलीट खाली प्लेग्राउंड में नहीं बनता, वो they are also made in kitchen and bedrooms. मतलब आप खाना कैसे खाते हैं, आपका रेस्टिंग प्रिंसिपल कितना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो.
तो अगर आप रिकवर नहीं करते हैं तो यू विल नॉट कम बैक वेरी स्ट्रांगली, राइट। अब नेक्स्ट लेता हूँ केस स्टडी इंजरीज का, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन इंजरीज है वो ACL। आज की डेट में एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरीज है बहुत कॉमन। अगर अपनी नी को अगर आप ऐसे देखेंगे, ये आपका ऊपर वाला बोन है, ये नीचे वाला बोन है, इसके बीच में अगर आपका थाई बोन और नीचे वाले बोन के बीच में एक सामने यहाँ ऐसा बैठता है ACL। ये आपके मूवमेंट को आगे जाने से, नी को आगे जाने से प्रिवेंट करता है, और नी का बेसिक स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी काम में वो काम करता है, ओके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इंजरी है। जब एक बार ये इंजरी होता है, मैंने बताया लड़कियों के लिए, फीमेल एथलीट्स के लिए बहुत कॉमन होता है, और क्यों होता है, एंड इट कैन बी थ्रेटनिंग केसेस। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा एविडेंस ये आया है कि एथलीट 80% एथलीट अपने फिजिकल पैरामीटर के बना अपने प्रीवियस इंजरी के बराबर कभी भी नहीं पहुंच पाते अगर ACL इंजरी। आपको अगर एक बार ACL इंजरी होता है तो आपको इमेजिंग, फिजियोथेरेपी, डॉक्टर, वो सब लंबा गैमेट लंबा जाना पड़ता है। इसमें समय, टाइम, पैसा और आपका गेम से दूर रहना, ये हो जाता है। So I will repeat again, it's very important to have preventive strategies। तो अभी कैसे कर सकते हैं? सिंपल बेसिक थिंग है, खासकर जो आउटडोर स्पोर्ट इन्वॉल्व है, इवन बॉक्सिंग। somebody asked me about boxing, you know, अगर आप इस बात को समझिए कि एक्सटेंट आपका मूवमेंट आगे पीछे जा रहा है, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, आपका नी का मूवमेंट और हिप का मूवमेंट हमेशा हो रहा है, तो 3 पैरामीटर्स को सिंपल देखिए। आपका जंप, लैंडिंग, आपको अगर आप 2 या 3 टेस्ट अपने नॉर्मल एनवायरमेंट में कर सकते हैं। एक है जंप लैंड करना, एक 2 या 3 इंच का बॉक्स लीजिए, को बोलिए जंप करके करिए, आप अपना कैमरा लेके उसको स्लो मोशन में डालिए। 3 चीज ध्यान दीजिए, आपका नी और हिप रेंज कितना ऊपर नीचे बेंड हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब नी और हिप में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। नंबर 2, नी बहुत अंदर की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। तीसरा चीज, हिप बहुत बाहर की तरफ नहीं जाना है। ये 3 कंपोनेंट को याद रखिए। सिंपल फैक्टर ये है कि अगर इससे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सेकेंडली, जब बच्चा लंज कर रहा है या स्क्वाट कर रहा है, अगर आप देख रहे हो उसका बॉडी, अपर बॉडी इधर जा रहा है, नी अंदर की तरफ जा रहा है, लोअर बॉडी मतलब अगर एंकल बाहर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो मैच खेलने लायक तो 100% नहीं है। पहले वो न्यूरोमस्कुलर आइडेंटिफिकेशन करिए और वो एक सिंपल पैरामीटर आपको बता देगा। सेकेंड, बहुत इफेक्टिव टेस्ट है वर्टिकल जंप टेस्ट। आप एक चौक लेके एक दीवार में बच्चे को स्क्वाट में खड़ा करा के जंप कराइए, उससे आपको उसका एक्सप्लोजन पता चल जाएगा, सिंपल। और उसको बार बार करते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि जब बच्चा थक जाता है उस समय, और ये वर्टिकल जंप टेस्ट इज वैलिड फॉर एनी स्पोर्ट, तो वो उससे आपको पता चल रहा है कि बच्चे कितना है इसका, और उसको आप कैमरा से आगे, साइड और पीछे तीनों एंगल से लेके देखिए, और आपको पूरा स्लो मोशन में जाके देखिए कि आपका हिप सेंटर में होना चाहिए, आपका नी एग्जैक्टली सही होना चाहिए, एंगुलेशन दोनों का बराबर होना चाहिए, और अंदर की तरफ नी बहुत जरा नी ऐसे नॉक नहीं करना है। ये सिंपल आपको पता चल जाएगा। इवन यू डोंट हैव टू बिकम अ डॉक्टर, यू टू बी अ फिजियो टू डू दिस। और ये टेस्ट को बार बार करिए। तीसरा टेस्ट, अगर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का एक और है, वो है वो ब्रॉड सैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट। एक कोई भी रेत वाला एरिया या एक नॉर्मल मड ग्राउंड लीजिए, एक स्टार्टिंग लीजिए, वहां खड़ा करा के जंप कराइए, वहां से फिर मेजर कर लीजिए। टेप, 0 इन्वेस्टमेंट, आपके पास एक टेप होना चाहिए और आपके पास आपका फोन होना चाहिए। कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, सिंपल रखिए इसको, ठीक है। सो नाउ रिस्क फैक्टर्स है ACL के लिए। हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप्स का रेशो, मतलब अगर क्वाड्रिसेप्स, नी के सामने का मसल क्वाड्रिसेप्स होता है, नी के पीछे का मसल हैमस्ट्रिंग होता है। क्वाड्रिसेप्स में 4 मसल फाइबर होते हैं, हैमस्ट्रिंग में 3 मसल फाइबर होते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम है, के पास ज्यादा पैसा है, दूसरे के पास पैसा कम है, तो मतलब जो क्वाड्रिसेप्स हमेशा स्ट्रांग होता है। बस ये डिफरेंस मान के चलिए कि हमको हैमस्ट्रिंग कम होने के बाद भी 1:1 रेशो होना चाहिए स्ट्रेंथ का। अगर क्वाड्रिसेप्स बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है, तो जब आप भाग के सडनली रुकने की कोशिश करेंगे, व्हेन यू आर ट्राइंग टू रन स्टॉप, तो जैसे मैंने बताया, जब अगर आपका हैमस्ट्रिंग पीछे, ये अगर आप नी देख रहे हैं, नी जॉइंट, और पीछे से अगर आपका हैमस्ट्रिंग है, अगर ये स्ट्रांग नहीं है, तो आपका बार बार नी ऐसे होगा, आगे की तरफ जाएगा। जब आप लैंड करते हैं तो बार बार नी आगे की तरफ जाता है। वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हैमस्ट्रिंग को स्ट्रांग करना है। इसेंट्रिक हैमस्ट्रिंग इज अ इंपॉर्टेंट पैरामीटर। आप इसेंट्रिक हैमस्ट्रिंग नॉर्डिक्स के बारे में पढ़िए, NORDICS, इन आराम से पढ़िए उसको नेट में। आपको हर एक एथलीट को शुड इंक्लूड इन द प्रोग्राम, ओके। नेक्स्ट इज लैंडिंग स्ट्रेटेजी, मतलब बताया हिप का और नी का एंगुलेशन 90 डिग्री होना चाहिए। आप प्रॉपर सीटेड पोजीशन में, बैठने वाले पोजीशन में जाना चाहिए, नी आपका प्रॉपर नेचर में होना चाहिए और अंदर की तरफ नहीं आना है, और बहुत हार्ड लैंडिंग नहीं होना है। व्हेन यू लैंड, न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन, फिजिक्स है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब आप पुश करते हैं तो उतना ही जोर से ग्राउंड भी पुश करता है। बच्चों को सिखाइए कि
जब जंप करके लैंड करना है तो नी का पोजीशन करके जितना हो सके सॉफ्ट पोजीशन पे आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा बैलेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, समझा दिया कि क्यों सिंगल लेग बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। जब आप एक बार में एक सेकेंड स्प्लिट सेकेंड के लिए आपका मूवमेंट पूरा बॉडी का वेट एक ही पाँव में होता है, तो उसको सिंगल लेग बैलेंसिंग करना जरूरी है ताकि राइट लेफ्ट का डिफरेंस ना रहे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। ओके, सैंटा मोनिका, SANTAMONICA सैंटा मोनिका ACL प्रिवेंशन प्रोग्राम है, बहुत स्ट्रॉन्ग वैलिडेटेड प्रोग्राम है। इससे इन्होंने बताया है क्या क्या आप रनिंग टेक्निक, लैंडिंग टेक्निक, जहां से आप सीधा भाग के रुकने का टेक्निक, सीधा भाग के चेंज करने का टेक्निक, डायरेक्शन का, वो सब प्लान है उसमें। सो एनी ऑल्ट्रेशन, मतलब अगर फुटबॉल में, हॉकी बॉल में, बैडमिंटन में रिएक्शन टाइम इंपॉर्टेंट है, तो आप जब एथलीट भागता है, इवन टेबल टेनिस में, बॉक्सिंग में, सब में रिएक्शन टाइम इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपको रनिंग टेक्निक, आपका चेंज ऑफ डायरेक्शन, आपका एजिलिटी, ये सब आपको पैरामीटर्स दिया हुआ है कि आप कैसे कर सकते हैं। सो अगर सिंपल रूल ऑफ लॉ में हफ्ते में 3 दिन अपने कंपोनेंट का, बैलेंस का, स्ट्रेंथ का, एजिलिटी ट्रेनिंग का और न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल का, ये 4 कंपोनेंट को मिनिमम 3 हफ्ता, चाहे आप कुछ भी स्पोर्ट करें, ये 3 हफ्ता मिनिमम एक का या एटलीस्ट हाफ एन आवर, आधा घंटा दीजिए ही दीजिए। सो ऑल द कोचेस, आपका स्किल इंपॉर्टेंट है, बट स्किल को एग्जीक्यूट करने के लिए, आपके स्किल को और अच्छा करने के लिए प्लीज बच्चे या इवन टाइम स्पेंड करिए। तो सैंटा मोनिका का प्रोग्राम जब से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने 80% ऑफ ACL इंजरीज इन मेन एंड वुमेन रिड्यूस्ड। 8 हफ्ते का प्रोग्राम रहता है, 8 हफ्ता लगता है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो सैंटा मोनिका प्रोग्राम करने अक्रॉस द स्पोर्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 80% ऑफ इंजरीज, 88% इंजरीज रिड्यूस हो गया था। सेम थिंग फीफा 11+ जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, उसमें क्या होता है, अब एग्जांपल है 20 मिनट का प्रोग्राम है, वो लोग हफ्ते में 2 दिन करते हैं। तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि वो होता क्या फीफा 11+ में, फीफा 11+ में 15 एक्सरसाइजेज है। दे आर इनटू 3 सेपरेट कंपोनेंट्स। रनिंग, ओके, वो 8 मिनट रनिंग करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ और प्लायोमेट्रिक्स एंड बैलेंस 10 मिनट के लिए, और रनिंग एक्सरसाइज होता है लाइक 2 मिनट का, विच इज कटिंग प्लांटिंग। तो ऐसा 3 लेवल में बांटा उन्होंने, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये अगर आप फीफा 11+ को देखेंगे, वैसा ही आप अपने स्पोर्ट के लिए उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और सिर्फ 20 मिनट हफ्ते में 2 दिन, विच इंक्लूड्स, आई टोल्ड यू दैट बेसिकली जस्ट इंक्लूड्स स्ट्रेंथ, रनिंग एंड कटिंग प्लांटिंग, एजिलिटी, दैट्स ऑल। तो ये सब मैक्सिमम आउटडोर स्पोर्ट के लिए ये सा तरीका आप अपना सकते हैं, राइट। सो एक अच्छा वार्म अप इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द वे, व्हाट इज अ 5 बेसिक पैरामीटर्स फॉर गुड 5 बेसिक वार्म अप। मतलब वो इफेक्टिव होना चाहिए, खाली टाइम पास के लिए नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एंजॉयबल, मतलब एथलीट्स को करने में मजा आना चाहिए, वो इट शुड नॉट बी टू बोरिंग। नंबर 3, इट इंक्लूड ऑल कंपोनेंट्स ऑफ स्पोर्ट। इसका मतलब स्पोर्ट का हर पैरामीटर, हर जो पहलू गेम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंट उस वार्म अप में होना चाहिए। नंबर 4, इट शुड बी स्पेसिफिक टू द एक्टिविटी। मैंने बताया वाटर पोलो और फुटबॉल का वार्म अप अलग होगा। सो लेट्स नॉट जस्ट फॉलो ब्लाइंड, यू शुड बी स्पेसिफिक कि क्यों कर रहे हैं। नंबर 5, इट शुड एज क्लोज टू द स्पोर्ट एज पॉसिबल। गेम से जितना जुड़ा रहे उतना पॉसिबल हो, इट शुड बी एज नियर टू द स्पोर्ट एज पॉसिबल। ये 5 पैरामीटर है गुड वार्म अप का। एंड प्लीज थिंक नाउ, अब जो आप वार्म अप कर रहे हैं वापस जाके देखिए, अगर आप इंटरनेट से को फॉलो कर रहे हैं तो किसको फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज बी अवेयर कि हर एक वार्म अप सबके लिए नहीं है। एंड इन्वेंट दैट इन न्यू वेज। कंप्लायंस, बोलने के बाद आप इस चीज को वापस में जो बोल रहा हूँ या जो आपको बता रहे हैं उस चीज को आप कंप्लायंस करते हैं कि नहीं। कोचेस, प्लीज कोचेस बाय दिस थ्योरी, अंडरस्टैंड दैट एक अच्छा प्रिवेंशन करने से आपका सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन होता है आपके प्रोग्राम के लिए। वर्ल्ड वाइड एक बहुत अच्छा एविडेंस निकला है कि कोई भी टीम में सबसे फादर फिगर कोच होते हैं, सबसे बड़ा कमांड फैक्टर कोच है। डॉक्टर, फिजियो, इवन पेरेंट पीछे आता है। गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश में बहुत सालों से चल रहा है, वो सर्वोपरि है। मतलब जब गुरु कोई बात बोलता है तो उसका कमांड सबसे ज्यादा होता है। प्लीज समझिए, आई वुड रिक्वेस्ट, एक तो इसको अडॉप्ट करिए और आप इंश्योर करिए कि आपके सामने बच्चा करे जब तक वो उस चीज को समझ ना पाए। जब वो खुद से अच्छा करने लायक हो जाए तो बात अलग है। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस फैक्टर, राइट। आई वुड रिक्वेस्ट authorities, even SAI has already initiated a great initiative of educating the coaches. So coaches का education बहुत important है। The coaches are more educated on preventive aspects, हमारा काम कम हो जाता है,
राइट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एथलीट। अपने मर्जी से नहीं करना है कुछ चीज, आपका व्यू इंपॉर्टेंट है, बट जब अगर आपको कोई बोला जा रहा है कोई बात आपके फायदे के लिए, तो आपका भी जिम्मेदारी उसको समझना। So the greater the team compliance, the better the thing. जितना एक ओवरऑल टीम का कंप्लायंस का बेटर होता है, उतना परफॉर्मेंस बेटर होता है, उतना रेट ऑफ रिकवरी, रेट ऑफ इंजरीज आर लेसर। ये वैलिडेटेड फैक्ट है, ये बिल्कुल सिग्निफाइड, ये एक अच्छा फैक्ट है जो सबको पता है ये चीज। नाउ स्पेसिफिक प्रोग्राम में जाना है तो आगे और करना पड़ेगा हमको। ओरिएंटेशन मतलब एक एनवायरमेंट में, ग्रुप में मैं मेरा कहाँ है, मैं किधर भागूं, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेट, ताकि चोट ना लग जाए। 10 साल का बच्चा उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा जितना 18 साल का है। सो दे हैव टू बी गिवन, उनका जो प्रोग्राम है वो अलग होना है। तो थोड़ा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैव टू कम इनटू प्ले, लाइक वी हैव टू इंक्लूड द प्रोग्राम इंक्लूड स्पेशल ओरिएंटेशन, ओके, व्हिच इंक्लूड्स एंटीसिपेशन की बॉल वहां से आएगा तो मैं कहां भागूं, वो प्लेयर मेरे सामने आ गया तो मैं कहां भागूं, शटल जब सामने गिरेगा तो मैं कब उसके लिए मूवमेंट करूं। एंटीसिपेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको स्पेस में मेरे को कहां रहना वो इंपॉर्टेंट है, उनको अटेंशन करना इंपॉर्टेंट है, एंटीसिपेशन इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड फैक्टर बॉडी स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, मतलब अगर मैं चल रहा हूँ एक कोन के लिए कोन ड्रिल करना है, अगर मैं कोन ड्रिल करते करते ऐसे मूवमेंट कर रहा हूँ, मतलब वो क्लियर दिखा रहा है कि बच्चा नहीं कर पा रहा। अब इमेजिन करिए एक सिंपल कोन ड्रिल जहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन है, वो अगर बच्चा नहीं कर पा रहा, तो सडनली आप उसको एक 10 एथलीट के 10 फुटबॉलर के बीच में एक बॉल के साथ दे दोगे तो बच्चे का चांसेस ऑफ इंजरी बहुत बढ़ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम स्पोर्ट में गिरना नहीं सिखाया जाता। प्लीज बी अवेयर, इवन समथिंग लाइक बॉक्सिंग, एट सम स्टेज यू माइट फॉल, सो इमीडिएटली आपको गिरने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है कि रोलिंग टेक्निक, लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट, रोलिंग टेक्निक या फॉलिंग टेक्निक बताइए ताकि बच्चे का इंजरी कंपोनेंट कम हो। गिरने के कारण सिर में चोट लग सकता है, शोल्डर में चोट लग सकता है, नी में चोट लग सकता है। रोलिंग टेक्निक सिखाइए ताकि वो इजी हो जाए। सो मेक अ प्रॉपर प्रोग्राम फॉर किड्स सेपरेट। एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आप भूल जाते हैं, रेफरीज का फिटनेस। कई स्पोर्ट में लेटर स्टेजेस में जब रेफरी थकने लगते हैं, उनका जजमेंट एरर होने लगता है, उनका डिसीजन मेकिंग हट जाता है। इसीलिए फीफा 11+ रेफरी अलग से निकाला है प्रोग्राम। सो जो स्पोर्ट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, जहां पे एथलीट्स को ये भागना है, आई वुड रिकमेंड ऑल द एथलीट्स आल्सो टू टेक दिस सीरियसली एंड टेक इट अप। नाउ दिस इज द होल जिस्ट ऑफ हाउ फिजिकल पैरामीटर्स कैसे अफेक्ट करता है। अब मैं आता हूँ कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए। लॉट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटर्स आर लिसनिंग टुडे। कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसा है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको न्यूजीलैंड कंट्री का, राइट, how it can be cost effective. Now studies have shown, right, that high return of investment, मतलब इन्होंने बताया कि एक जो the accident compensation corporation है, न्यूजीलैंड का प्राइम इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, उन्होंने बताया कि हर डॉलर जो उन्होंने इन्वेस्ट किया इन प्रिवेंशन के ऊपर, $8.20 वापस आया उनको। तो बार बार उन्होंने देखा कि एक छोटा सा कंट्री जहां पे 40 लाख भी पॉपुलेशन है, इंजरीज इतना हो रहा है, सर्जरीज इतना हो रहा है, इंश्योरेंस का पैसा हम दे रहे हैं, तो क्या हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, राइट। सो उन्होंने एक नेशन वाइड एक्सीडेंट कमीशन कॉर्पोरेशन किया, ACC स्पोर्ट्स वार्म अप प्रोग्राम उन्होंने निकाला। उन्होंने जितने भी कोचेस आया, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट को बुलाया, फिजियोस को बुलाया, राइट। They had called all the physios and all the sports scientists to develop a program for football, rugby union and rugby league right now, or netball. ये 4 major sport है। So they had included these guys for this. अब उन्होंने sports smart warm program निकालने के बाद कहा कि जितना पैसा एक डॉलर लगा, $8.25 बच गया, बिकॉज तो वो फिजियोथेरेपी का कॉस्ट बच गया। So everything in the long term perspective reduced significantly. So now please think about it. I will tell you very interesting data. Preventive physiotherapy या preventive SSNC is not covered in India. और interestingly 30 to 40 sessions are included of physiotherapy post surgery. तो insurance तभी cover करेगा। I think Instagram is over. I'll just completely come back again to Instagram 1 second. Good morning everyone. Namaskar. Good morning everyone. Is everybody? I'll quickly come back. All right. Yeah, I'm back again. So, what was happening was preventive aspect. There's nothing happening in India. That means as of
physio, if a see me ki, or anybody for that matter, you know, like, or an SNC, that my child is 13-year-old, वो 13 साल का है, अब उसको I have to ensure कि he becomes a good athlete and minimizing the recovery process. उसके लिए preventive insurance कुछ नहीं है, but if the insurance can be covered post surgery, वो भी तब जब 30 to 40 sessions. Now surgery cost can be massive. जब injury होता है, MRI, surgery, rehab becomes so huge. If I can start requesting that if we can, I mean, through this platform, if Ministry of Sports and SAI can have a collaboration with insurance department, जहाँ पे there are a lot of people in this country who are interested in doing research on long-term athlete development program, on prevention of injuries, on creating small applications जहाँ पे हम बहुत simple parameters बच्चों को across the globe, मतलब villages में उनको ये information पहुँच सके, we can develop those kind of apps. तो उससे overall cost insurance बहुत कम हो जाएगा जो post surgery है. If you go in that line, the research funding can be increased, and then coaches can be also encouraged कि हम ये करने से इसका long term फायदा है. So I think this is something which we also need to adopt. New Zealand has already given a very strong indication of how it needs to be done. Last few slides in terms of my points are professional athletes का. So professional athletes जो भी सुन रहे हैं, अगर आज कोई सुन, you are no different. Demands बहुत ज़्यादा. You are a different entity because you are for your bread and butter. आप अपने this is your, you know, you are doing it for your passion, you're doing for the country, and this is your occupation. So आपके लिए बहुत important है कि जब लेवल में पहुंच जाते हैं elite level में, it's very easy to get think कि अब मेरे को injury, मेरे को अब अलग से time invest नहीं करना recovery के लिए. I don't have to invest anymore in doing preventive strategies. But वहीं पे सोचना वहाँ पे गलत हो. If you have time to 6 hours, you have time 20 minutes more to do some recovery or some preventive strategies. And I would recommend all the elite coaches who are listening today, please be aware that you start, even if the athlete has become elite, please don't completely put the thing in the back burner about injury prevention and tricks. वो बहुत important है, वो athlete को बढ़ने से ही better करेगा. So, and it has to be as specific. So जितना हो सके मैं लोगों से बोलूँगा कि specific, all the elite athletes have to become, you know, it could be a team environment, it could be a team of hockey, or it could be one individual badminton player. ये बात हर एक एथलीट, एलीट एथलीट जब इंजर्ड हो चुका है, वो ये बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, या समझ रहे हैं. क्योंकि जब इंजरी के बाद हमको, जब हम अकेले रूम में बैठे रहते हैं, जब हम वो बोरिंग रिहैब एक्सरसाइज करते हैं, इट किल्स यू, इट पेन्स यू. एंड एज अ नेशन वी ऑल्सो फील सैड कि जब एक एथलीट 20 साल की उम्र में इंजरी क्यों होना पड़ रहा है उसका. सो वी कैन बी मोर स्मार्टर इन अडॉप्टिंग दीज थिंग्स एंड मेक द बेस्ट फॉर आवर कंट्री. और ये हमारे लिए भी बहुत गर्व का बात होगा. सो लेट्स वर्क टुगेदर, बट उसको स्टार्ट तब होगा जब हम उस. अब ये प्रोफेशनल एथलीट्स के दूसरा एस्पेक्ट जनरल लोगों को बोलने का कोशिश करूंगा कि जो अब एक अपने आइडियल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पीपल हु आर फॉलोइंग द आइडियल्स इन इंस्टाग्राम और any other social media platform, don't just blind follow a certain athlete by doing that exercise. Athlete को खाली Instagram में immediately follow मत करिए. It has taken 20 years of hard work for them to be able to do what they're doing. तो कोई अगर वेट उठा रहा है, कोई अगर सर्टेन स्किल्स कर रहा है, उसको सिर्फ इंस्टाग्राम में देख के इमीडिएटली कल के मत करिए. उनको वो सालों साल का रेस्ट, प्रयास, प्रयत्न के साथ ही वो वहां पहुंच पाए. तो उस चीज को अंडरमाइन मत करिए. टेक योर टाइम. सो इट्स गुड टू आइडियलाइज, अपना आइडियलाइज करके करिए, बट डोंट जस्ट फॉलो पीपल ब्लाइंडली. वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, राइट. सो मैं क्यों बार बार इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम बोल रहा हूँ. Basically injury prevention has to be tailor made. It is only about that one particular athlete. It is only about that particular sex. That means male and female. It is only that particular age group. It cannot be एक टीम एनवायरमेंट में भी गोलकीपर अलग होगा, फॉरवर्ड प्लेयर अलग होगा, कोई सिंगल्स प्लेयर होगा बैडमिंटन का, कोई डबल्स प्लेयर होगा, कोई टेनिस का पावर गेम रहेगा, कोई स्किल गेम रहेगा, कोई कॉम्बैट स्पोर्ट में कोई ज्यादा स्मार्टनेस, मतलब दे विल बी मोर इंटेलिजेंट, समबडी विल बी फिजिकली मोर स्ट्रांग. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आजकल जो एथलीट जिसको ऑलरेडी इंजरी हो चुका है उनके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लीज डोंट टेक दिस लाइटली. फॉर इट टू बी हाईली इफेक्टिव, इंजर्ड एथलीट्स एंड यूथ एथलीट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, राइट. अब इनिशियल स्टेज में अगर बार कोचेस, अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, टेक हेल्प ऑफ ए हेल्थ प्रोफेशनल. कोई स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर, कोई एसएनसी, कोई स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, कोई फिजियोथेरेपिस्ट,
आपको लगता है कि आप जाइए, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, आपको लगता है कि कुछ असेसमेंट का जरूरत है, वो इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम बनाने के लिए आप अकेले शायद सक्षम नहीं होंगे. सो देयर इज नो हार्म, नो शेम इन आस्क फॉर हेल्प. वी विल ओनली हेल्प यू टू डू योर जॉब बेटर एंड ऑफ योर लिमिटेशन. So, and same thing goes with parents and same thing goes individually with athlete. अगर आपको लगता है कि कुछ है कमी तो प्लीज ओपनली आके बताइए, राइट? अब मैंने ये सब फैक्टर इंट्रिंसिक फैक्टर बताया, लोड का, स्ट्रेचिंग का, स्लीप साइकिल, वो सब मैंने इंट्रिंसिक फैक्टर जो इनिशियली हमने डिस्कस किया. एक्सट्रिंसिक फैक्टर, बाहर का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, वो मैं जल्दी बोल के थोड़ी देर में खत्म करूंगा. इट्स ऑलरेडी बीन टू लॉन्ग, आई नो. एक्सट्रिंसिक फैक्टर में सबसे पहले होता है प्लेइंग सरफेस. प्लेइंग सरफेस का मतलब कई बार जैसे आर्टिफिशियल ग्रास हुआ, नेचुरल ग्रास हुआ. कई स्टडीज ऐसा बोलते हैं, इनिशियली इट वाज हाइपोथेसाइज. फुटबॉल का एग्जांपल दूंगा क्योंकि फुटबॉल में स्टडीज ज्यादा हुआ कि नेचुरल सरफेस में इंजरी कम होता है, आर्टिफिशियल सरफेस में ज्यादा होता है. देयर आर आल्सो बीन लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंजरीज इन बास्केटबॉल, जहां पे वुडन सरफेस था और जहां पे सीमेंट सरफेस था. देयर हैज बीन अ मेजर, टेनिस में बहुत इंफॉर्मेशन, ग्रास विंबलडन से सडनली ऑस्ट्रेलियन ओपन में या फ्रेंच ओपन में क्ले कोर्ट अलग हो जाता है. सो प्लेइंग सरफेस कैन मेक अ डिफिनेटिव इम्पैक्ट. ये खास जूनियर होता है, तो ये बात समझिए कि अगर अलग आप करते हैं तो थोड़ा सा माइंडफुल रहिए और थोड़ा ये बात को समझिए कि हो सकता है अगर आर्टिफिशियल सरफेस है तो टर्फ खराब हो सकता है, बैडमिंटन का सरफेस है तो कोर्ट कितना अच्छा है, उसका कुशन कितना अच्छा है, शॉक अब्जॉर्बर कितना अच्छा है, वो सब इट कैन इम्पैक्ट द ओवरऑल इंजरीज. सेकंड, कांस्टेंट स्वैपिंग जब करना पड़ता है, मतलब दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल. जब आपको एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाना है अलग अलग सर्किट में, from clay court to tennis court to hard court, I mean to grass court to hard court, ये जो ट्रांजिशन है उसके लिए स्पेसिफिक करके sufficient टाइम दीजिए, and then equipment, shoes, everything, the style of the game needs to change, right? Now third factor आता है रूल चेंजेस. रूल चेंजेस का एग्जांपल बहुत इफेक्टिव हो जाता है जब अगर हम अलग कॉन्स्टेंटली इसको इनवाइट करना है. वी हैव टू एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, एज इंटरनेशनल बॉडीज, दे हैव टू थिंक कि खाली मतलब अच्छा खेलना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम उस स्पोर्ट में इंजरी कैसे कर सकते हैं. सो एक एग्जांपल फुटबॉल में है, पीछे से आउटलाइन, मतलब पीछे से आके आउटलाइन टैकल आप पीछे से आके किसी प्लेयर के ऊपर नहीं कर सकते, वो एक अच्छा एग्जांपल है. सेकंड एग्जांपल बास्केटबॉल में है कि आप जब जंप कर रहे हैं तो आप एल्बो को ऐसा एल्बो से या हाथ से लेके आप जंप ना करें, ताकि जब दोनों के दोनों प्लेयर जंप कर रहे हैं तो उससे एक के सर पे ना लगे. ये एक अच्छा एग्जांपल है कि रूल होने के कारण कैसे इंजरीज कम हो सकता है. अब कई कॉम्बैट स्पोर्ट है, फॉर एग्जांपल टाइक्वांडो, अब उनका जो किक पैटर्न है, फॉर सम रीजन पहले जो एक पॉइंट चेहरे में लगने से 2 पॉइंट मिलता था, अब वो 4. So now that has actually, I mean, there has that we from IOC's medical commission का record में taekwondo injuries have increased because of that. So जो rule change भी बहुत important component हो जाता है. अब उसका अच्छा एग्जाम्पल कैसे है, हीट रूल. हीट अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन में आ गया कि 40 डिग्री से ऊपर जैसी टेम्परेचर जाएगा वी विल स्टॉप प्लेइंग, क्योंकि वो एथलीट के लिए भी ठीक नहीं है, बट स्पेक्टेटर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है. वहां जो हजारों लोग बैठे हैं वो लोग अगर हीट स्ट्रोक होने का चांसेस ज्यादा है, तो वो भी एक अच्छा एग्जांपल है. एक बहुत ही प्रॉमिसिंग रूल आया है स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट में, वो कंकशन रूल आ गया. मतलब अगर किसी भी एथलीट को कंकशन के कारण होता है तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, गेम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आप उसको रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. अगर कोई एथलीट को सर पे चोट लगता है या ऐसा जर्क लगता है बॉल लगने के कारण या किसी और इंसान के कारण, क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं, तो आप अगर वो मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा सर्टिफाई किया है कि कंकशन है उसको, तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम गेम में आप उसको बदल सकते हो. तो ये बहुत अच्छा रूल, ऐसा प्रॉमिसिंग पॉलिसीज हैव टू बी गिवन जहां से हम इंजरी को कम कर सके, राइट? अलग और कौन सा एग्जांपल है, मतलब एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स का, प्लेइंग इक्विपमेंट. सो फॉर एग्जांपल यूज ऑफ शिन गार्ड्स, अच्छा प्रॉपर बूट. कई बार ऐसा होता है कि जूनियर प्रोफेशनल फुटबॉलर्स, हॉकी प्लेयर्स शिन गार्ड्स पहनना नहीं कि नहीं हमको वी आर स्ट्रांग, वी कैन प्ले, बट दैट्स नॉट वेरी स्मार्ट. जैसा अभी के समय पे मास्क यूज करना है, इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं कि मैं बहादुर हूं मेरे को नहीं होगा. सेम चीज माउथ गार्ड मैक्सिमम स्पोर्ट में बताया गया कि कंकशन भी बेटर होता है, आपके बच्चे का दांत भी बच सकता है, फेशियल इंजरीज बच सकता है. सो प्लीज यूज माउथ गार्ड्स. एंड एवरी स्पोर्ट, जब वो छोटा है, हॉकी, फुटबॉल, ऑब्वियसली कॉम्बैट स्पोर्ट में, इवन क्रिकेट, विकेट कीपिंग, बैटिंग, जब तक स्किल इंप्रूव नहीं होता, प्लीज यूज माउथ गार्ड्स. अगर एक टेलर का डेंटिस्ट के पास जाके बनाने का इन्वेस्टमेंट और जब 2 दांत टूटने का उसका रिपेयर करने का इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे तो 6 टाइम्स प्राइसेस रहेगा.
एंड ये सिर्फ पैसे का बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मतलब इट इज ऑल्सो अबाउट हेल्थ एस्पेक्ट. सो क्यों नहीं हम उसको यूज कर रहे हैं, उसमें बहादुरी क्यों दिखाना है हमको कि वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ. So please think protective equipments, good quality equipments are extremely important. Right now, cricketers are required to wear British standard compliant helmets. मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स में जब वो पीछे की तरफ भी आ गया है, सामने से भी यहाँ भी आता है. Extremely unfortunate. It is an unfortunate example which I'm giving. मेरे को बहुत दुख के साथ वो एग्जाम्पल देना पड़ रहा है कि जो फिल ह्यूजेस का जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, मैं उस समय ऑस्ट्रेलिया में था उस साल, जब वो इंसिडेंट हुआ था. होल कंट्री वेंट इन शॉक. उनको जहां पे बोला था, ही अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे. और सबसे दुख की बात है कि तब तक वो हेलमेट आ चुका था ना, उसके बाद हम सब देख रहे हैं कि वो हेलमेट्स पहन रहे हैं. गाइस, लेट्स नॉट, आई मीन आई रिक्वेस्ट ऑल द एथलीट्स, कोचेस, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये चीज को इंपॉर्टेंट दीजिए. देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमन लाइफ. सो जो आज क्रिकेटर्स के लिए भी, यू नो, हॉकी प्लेयर्स, हॉकी गोलकीपर्स, गुड क्वालिटी हेलमेट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इन्वेस्ट टाइम इन दैट. टेक होम सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब अब ये सब बाद घर क्या लेके जाना है. इंजरीज कॉमन है, राइट, एंड इट इज कॉमन इन एवरी स्पोर्ट. चाहे आप इंडोर खेलें चाहे एक्सटर्नल खेलें, सब में कॉमन है, बट इट कैन बी प्रिवेंटेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. सेकेंड, इट हैज टू बी, द इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम हैज टू बी टेलर specific to the person, to the sport, to the generation, to the age group, and to the sex, you know, male and female. It has to be done only and only with accord with the coach. तो कोच विथ, अगेन आई रिपीट, आप लोगों का सहमति, आप लोगों का इस चीज को मानना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. कंप्लायंस ऑफ द एथलीट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. एथलीट्स को समझना जरूरी है, एथलीट्स को इस बात को अडॉप्ट करना जरूरी. इंजरी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज हैं, उसको अडॉप्ट करना है डेली लाइफ में, राइट. कोचेस का कॉन्स्टेंट एजुकेशन होना है. I think the best way is to interact, more and more interaction of support personnel, sports sciences, you know, coaches. We have to talk more. हमारे एक दूसरे का उस चीज समझना जरूरी है with administrators. And last is we have to focus on performance enhancement. तो obviously जब इतना डिटेल में हम जब जाते हैं स्पोर्ट में, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो obviously खेलना है. Obviously we want to win medals for India. Obviously we want to do well. बट इसीलिए खाली इंजरी प्रिवेंशन का मतलब इंजरी बचाना नहीं है. इंजरी प्रिवेंशन का मतलब इंजरी कम करके परफॉर्मेंस को एनहांस करना है. आई थिंक दैट शुड बी हेल्पफुल. आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल द ग्लिचेस इनिशियली, बहुत सॉरी बोलता हूँ, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड दैट आई कुड बी अ पार्ट ऑफ इट. आई एम हैप्पी टू टेक फ्यू क्वेश्चंस. मैं ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, बट अगर कुछ क्वेश्चंस क्विकली करना है तो आई एम हैप्पी टू टेक इट. बट अदरवाइज, जय हिंद एंड थैंक यू सो मच. रियली अ प्लेजर. आई एम हैप्पी टू टेक. Thank you so much. A lot of people are repeating. Thank you for an excellent information. Easy. Thank you so much. I'm really of use for some. Okay. Sometimes young athletes express exact point. Let's say muscle injuries. 1 second. I'm just trying to read your question, Mr. Just a second. Mr. Deepa Chand ने बोला है sometimes young athletes don't express exact point of injury. Please give me an idea about it. तो ये कई बार छोटे बच्चे exactly नहीं पता आपकी क्या प्रॉब्लम है. सर, उसके लिए आपको मूवमेंट पैटर्न समझना है. अगर बच्चा नहीं भी बता रहा है ना, वो अगर उसको तकलीफ ज्यादा है तो आपको उसके मूवमेंट से समझ में आ जाएगा. इसीलिए क्लोज, खासकर अंडर 13 एज ग्रुप का इंपॉर्टेंट. एक साथ 200 बच्चों को मत खिलाइए बिना सुपरविजन के. अगर आपके साथ कोई और असिस्ट करने के लिए रहे तो उनका मूवमेंट समझिए. सेकेंड थिंग, पेरेंट्स को बताइए. वो घर जाके बच्चा बोलेगा आज यहाँ पे, एटलीस्ट वो अपने will be more open, तो करिए कि शायद वो आप इफेक्टिव हो सकते हैं, राइट. सो दैट कुड बी वन वे ऑफ इन्वॉल्विंग मोर पीपल. अगर आप अकेले नहीं बताएंगे तो वो आपको कहीं. ओके, किसी ने पूछा, आई हैव एन ACL ऑपरेशन एंड आई डू आइस फॉर एन आवर. आइसिंग पहले में ही इफेक्टिव है ACL रिकंस्ट्रक्शन के बाद. सो अमित, अगर ACL मतलब आइसिंग इंपॉर्टेंट है, बट ACL मतलब होने के बाद 9 से 12 महीने का प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रिहैब करना है. जैसे मैंने मोनिका रिहैब प्लान देख लीजिए, बड़ी इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगा. इट्स अ वेरी गुड थिंग. ओके ओके, मिस्टर चंदूर पांडेन इज सेइंग नेक्स्ट टाइम फॉर कलरी आल्सो. सर, एज आई सेड कि इट इज वेरी हार्ड फॉर मी टू गो इंडिविजुअली फॉर ऑल स्पोर्ट, बट आई एम हैप्पी टू टेक एनी एग्जांपल बिकॉज hamstring injuries are very common in Kalari also. So similar thing and in the same manner. Somebody has asked me what is the sequence of general and specific warm up, sir. So sequence of, let's say, sir, most of the sport, running sport will involve squatting, okay, acceleration, deceleration. ये मतलब भागना, आपको स्क्वाट करना, लंज करना,
आगे भागना, रोकना, ये सब मैक्सिमम स्पोर्ट का, रनिंग स्पोर्ट का, that could be a part of a general program. Specific program now could be straight running, stopping, cutting. वो फर्स्ट में हो सकता है. For a badminton player, it could be straight lining, stopping, lunging forward, and then reaching out for the shot हो सकता है. तो वो ऐसा एक एग्जाम्पल है. For a कराटे, it could be अपने स्टेशन जाना से खड़े होके बैक किक देना. So now that could be an example of doing specific thing of you going into the inverted position and back leg away and doing warm up around that. ऐसा डिफरेंस है जनरल कंपोनेंट का और स्पेसिफिक कंपोनेंट का. वो आपके गेम के अनुसार और इंटेंसिटी के अनुसार आपको अपना वो करना है. ओके, एंड एनीथिंग एल्स मैम? आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग फॉर इंजरी प्रिवेंशन, वेरी कंपोनेंट, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट. सो इनिशियली इंजरी का अगर आप कुछ कर सकते हैं फर्स्ट 24 आवर्स में, अगर कोई एक्यूट इंजरी है तो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग. आइसोमेट्रिक का मतलब लेंथ, आपका का जो लेंथ है, अगर आप मैं अगर इसको पुश करना है इस हाथ से, तो मैं इसको ऐसे करके सिर्फ सामने से पुश कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ, और उस होल्डिंग पोजीशन से जो मेरा मसल डेवलप, मतलब जो मसल वर्क डेवलप हो रहा है, उसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं. सो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिन्होंने पूछा था, इंजरी प्रिवेंशन के लिए भी अच्छा है, बट अगर इंजरी होने के बाद एक्यूट स्टेज में पेन रिलीफ के लिए बहुत अच्छा हुआ है. सो इनिशियली यूज इट. और टेंडन इंजरीज के लिए, जो भी मसल को जो टेंडन के साथ जोड़ता है, टेंडन इंजरीज के लिए सबसे इफेक्टिव है आइसोमेट्रिक. उसको लोड कर सकते हैं, ज्यादा देर होल्ड कर सकते हैं, ज्यादा लंबा समय एफर्ट डाल सकते हैं, बट दैट्स अ वेरी गुड कॉम्पोनेंट. सो गुड क्वेश्चन. मिस्टर दीप, हु एल्स? Nagalingam, he is asking long-term athletic development program. Yes, sir, it's a very important program. We have to develop Indian scenario. बहुत सारे कंपोनेंट में हम अभी वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो कर रहे हैं. आई एम रियली ट्राइंग टू डिक्टेट कि हम जितना हो सके इम्प्लीमेंट करके वी शुड स्टार्ट टू डू आवर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हमारे एज ग्रुप, हमारे इंडियन एथलेटिक बैकग्राउंड से हम क्या उससे निकाल सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है. मिस गीता प्रिया, was very interesting question. How to control ego for elite athletes? Good info, ma'am. The only thing is, look, I do not see any athlete who will not be getting better, right? As much as we say कि उनको ego है, but we end up disregarding their personalities. When we want somebody to go and represent country at the highest level, उनका personality important है, वो तभी अपने आप को वहाँ express कर सकते हैं. But it is also important कि if we have a constant communication channel open, और उनको हम ये बताएं कि ये चीज करने से आप ओनली बेटर होंगे. आई डोंट नो ऑफ एनी एलीट एथलीट हु विल नॉट लिसन इफ इट्स ओनली गोइंग टू हेल्प देम. सो हम तरीके से उनको और उस चीज को किस अच्छे तरीके से उनको समझाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आई विल टेक लास्ट फ्यू क्वेश्चंस एंड आई थिंक आई विल जस्ट रैप इट अप. इट्स ऑलरेडी. Thank you, sir. Thank you, Mr. Somajit. Thanks a lot, all the people who have been very kind in giving compliments and appreciations. मोहम्मद आरिफ भट्ट, सर यस आई नो विजुअल एड्स फेस में ऐड कर सकते हैं, बट इंस्टाग्राम में मुश्किल है वो करना. इसीलिए नेक्स्ट टाइम इफ वी आर डूइंग समथिंग लाइक दैट वे, वी विल ट्राई एंड क्रिएट. बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स आई एम लिटिल बिट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू डू अ लॉट राइट नाउ, बट नेक्स्ट टाइम इन दैट सिचुएशन आई विल यूज सम विजुअल एक्सप्लेनिंग व्हाट इट इज. मुस्तफा सईद जी बोल रहे हैं, डू यू फील द प्रेजेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइंटिस्ट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग at least 1 month when national is preparing for me? So national team, all the national teams which I am aware of in this country have got sports scientists working full time with them. So your concerns are right, but I can promise you कि country has, the authorities have already acknowledged it, and all the federation scientists working with them year round. That concern is taken care. Any other question? Instagram. Ankle ligament injuries of baseball prevention and very importantly what happens, high ankle sprains. मतलब basketball में you jump higher and because the probability of athletes इतना पास होता है कि your chances of tripping on someone else's foot is very common. आप किसी और के पाँव से ट्रिप कर सकते हैं, वो बहुत कॉमन है. गुड थिंग इज एंकल जो बास्केटबॉल शूज है वो लंबा मतलब ऊपर तक आता है, तो वो बहुत अच्छे से टाई अप, तो दैट कैन बी अ वेरी प्रिवेंटिव. वो अपने आप में एंकल बूट्स ऑफ ankle shoe, the shoes of basketball itself is preventive, so that's a very good. उसको अच्छे से shoes tie up करिए, number 1 factor. Number 2, jump landing technique सिखाइए challenging environment में. So अपने athlete को जब आप jump landing कर रहे हैं तो खाली अकेले jump landing करने से नहीं होगा, उसको वो आप challenge create करिए. जब ट्रेनिंग में जैसा कि मैच सिचुएशन में होता है कि बॉल
एक साथ 4 लोग अगर आएंगे तो देन हाउ डू यू गेट दैट बैलेंस राइट. थर्ड थिंग, सिंगल लेग बैलेंसिंग बोजो बॉल में या स्टेबिलिटी डिस्क में बॉल के साथ खड़े होकर करिए एक पाँव में, राइट. फोर्थ, आपका हैमस्ट्रिंग और काफ का जो लेंथ और इसेंट्रिक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फिफ्थ वन, मेंटल एंड वर्चुअल इमेजरी. मतलब एथलीट को बार बार बताइए कि हम प्लांटरिंग करते हैं तो अपने दिमाग में वो बार बार सिस्टम को क्रिएट करेंगे. अगर 4 लोग मेरे पास तो हाउ आई कैन क्रिएट अ मेंटल इमेजरी ऑफ माई सेल्फ टू बी सेफ एज पॉसिबल. So very good question, but requires a very specific component because basketball ankle injuries are the most common injury. I mean, that's a very common injury. Take a lot of away from sport. Are there any programs for injury prevention for dancers, specifically classical dancers? Ma'am, unfortunately, again, India में बहुत ज़्यादा research हमको नहीं मिल पाया है. Dancing world में ballet dancers from England, तो ballet dance association of United Kingdom and Ballet Dancers Association of Australia, ये 2 एसोसिएशन ने बहुत सा रिसर्च वर्क किया है. उनके साथ फुल टाइम फिजियोथेरेपी हम करते हैं. सो अगर आपको मतलब आई वुड नॉट बी एबल टू से कि भरतनाट्यम मतलब इक्वेट कर सकते हैं, बट ये दोनों बैले डांसर के और बैले डांसर्स ऑस्ट्रेलिया के वेबसाइट में जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. बहुत सारे फिजियोस का ब्लॉग है वहां पे कि आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं डांसर्स के लिए. सो दैट कुड बी अ यूजफुल स्ट्रेटेजी फॉर यू. बट आप, if you are a dancer, if you are a teacher, I would request you start having 1 or 2 people working with you. अगर आप खुद नहीं कर सकते तो एक फिजियोस को इन्वॉल्व करिए ताकि कल को इंडिया के क्लासिकल डांसर्स के लिए we can one last and one last of Facebook, and then rest of the questions will be answered at some point of time. Somebody's asked me, sir, please suggest something about the injury rehab for stamina recovery and power after such a break. So आप बहुत सारा कंपोनेंट एक साथ पूछ रहे हैं. अभी आप हाई इंटेंसिटी इंटरमिटेंट ट्रेनिंग कर सकते हैं, HIIT मतलब ऑन स्पॉट मार्चिंग कर सकते हैं. अगर साइकिल हो तो आप 30 सेकेंड्स का हाई इंटेंसिटी साइकिलिंग फॉलोड बाय 20 to 30 सेकेंड्स ऑफ ब्रेक. ऐसा आप 6 से 8 रिपीटेशन 3 से 4 सेट कर सकते हैं. हर सेट के बीच में 1 से 1.5 मिनट का या 2 मिनट का ब्रेक. मतलब अगेन हिट हाई इंटेंसिटी इंटरमिटेंट ट्रेनिंग. अगर साइकिल है तो 30 सेकेंड्स का फास्ट साइकिलिंग फॉलोड बाय 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स का ब्रेक. ऐसा 6 से 8 रिपीटेशन का 3 सेट, हर एक सेट के बीच में 2 मिनट का. अगर साइकिल नहीं है तो ऑन स्पॉट मार्चिंग कर सकते हैं आप, या फिर सीढ़ी में ऊपर नीचे कर सकते हैं. ये एक अच्छा तरीका है अपना एंड्योरेंस और स्पीड इंटरवल को इंप्रूव करने का. विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ, योर बॉडी वेट कंट्रोल, योर पुल-अप्स, योर स्क्वाट, नीचे बैठ के दंड बैठक करना, योर एब्डोमिनल्स, कोर ट्रेनिंग, ये और सीढ़ी के साथ लंज, सिंगल लेग स्क्वाट, ये सब कर सकते हैं. ये सिंपल है जिसमें आपको कोई इक्विपमेंट का जरूरत नहीं, तो यू कैन डू दैट. वापस आने के बाद जैसे मैंने बताया 6 हफ्ता या 4 हफ्ते का जो ब्रेक है, यू नीड, बॉडी विल गो फॉर अ डीकंडीशनिंग इफेक्ट जाएगा. तो आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग करने के लिए आई वुड सजेस्ट मिनिमम 3 हफ्ते का टाइम दीजिए वापस अपने उस जो बेस फ्रेमवर्क में आने के लिए. ओके, सो प्लीज दैट इन. आई विल टेक लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम बुक. Anybody? There's a lot of okay. Miss Sunita Deshpande ने कहा है कि as a sports nutritionist, I expect to get better compliance from all the stakeholders of future research. So that's exactly what I'm saying, ma'am. That all of us, even trust. I know this for sure. That Ministry of Youth Affairs, Sports Authority of India, all the stakeholders, including the grassroots coaches, Indian Olympic Association administrators, all the respective federation. The coaches, ये सब के सब every day they are working their hearts out. Their intentions are completely pure enough to build the nation as a sporting power. So वो सब अपने अपने लेवल में काम कर रहे हैं. अब ये important है. मेरा एक बहुत humble, बहुत एक कैपेसिटी में सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि we all have to pull the strings together. And ये सब के बीच में athlete और coach सबसे important है. And we have to understand their requirements, and they also have to understand that we also want good of them. तो जब हम उनको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं तो कंप्लायंस इज द ओनली फैक्टर. अगर डॉक्टर आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, बट अगर आप उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, so there's not much we can do. So anyways, I think it has been, I hope it was of some you. It was a pleasure to be here. There was a really, I'm humbled with इतने सारे लोगों का participation and compliments. Thank you so much. Thanks a lot MI, Ministry of Youth Affairs. Thanks a lot Sports Authority of India. Me from behalf of myself and the team of Pro Health Asia, thanks a lot, and take good care of yourself. Stay safe, stay fine. All the best wishes. Jai Hind.